वाई ने गंभीर स्वर में कहा, मार्शल साहब, मुझे लगता है कि हम अब और निष्क्रिय नहीं रह सकते। अगर जो ह्योहारू मृत एसएस श्रेणी के कुछ और जासूसों को पुनर्जीवित कर दे तो तब हमारे महान शिया के पास सचमुच कोई आनंद नहीं बचेगा। झाओ किंगकेंग ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की और उसने चील जैसी तेज निगाहों से गैंडाल्फ को देखा। आपकी मुझसे क्या कराने की इच्छा है? कुछ देर सोचने के बाद झू हुआई ने धीरे धीरे अपनी योजना का खुलासा किया। सबसे पहले हमें ये जानकारी लीक करनी होगी। जापान के आम लोगों को पता चले कि ह्योहारू कुजो ने क्या किया है। उस समय ये निश्चित रूप से सकुरा देश के आम निवासियों के बीच फैल जाएगा, जिससे सभी लोग सुरक्षित महसूस करेंगे और अनिवार्य रूप से देश में भारी अराजकता पैदा होगी। कुजो परिवार से सीधे तौर पर संबंधित न होने वाली अन्य पेशेवर ताकतें भी प्रतिरोध करने के लिए ओमिया परिवार के साथ एकजुट होने का अवसर ले सकती हैं। दूसरा, मैं मार्शल झाओ को व्यक्तिगत रूप से सीमा पर जाकर सकुरा साम्राज्य पर कुछ दबाव डालने के लिए परेशान करना चाहूंगा। लक्ष्य सीधा है, उनके ऐसे स्तर के विशेषज्ञों में से कम एक को व्यस्त रखना, उन्हें सीमा पर आने और आपके साथ सैन्य उकसावे में शामिल होने के लिए मजबूर करना। इस तरह मुझे सकुरा के भीतर पैंतरेबाजी करने के लिए अधिक जगह मिलेगी। ये सुनकर झाओ किंगकेंग की धुंधली आंखों में एक चमक सी कौंध गई। उसने सहमति में सिर हिलाया। वह एक अच्छा विचार है। मैं वे लियाओ को तुरंत निर्देश दूंगा कि वह सकुरा साम्राज्य में हमारे जासूसों के माध्यम से यह खबर फैलाए। कुछ दिनों में मैं स्वयं हान चाओ शहर जाऊंगा। वृद्ध मार्शल एकदम सीधे खड़े हो गए और उनके शरीर से एक लंबे समय से खोई हुई लड़ाकू भावना जागृत हुई। सच कहूं तो भले ही मैं पहले से ही काफी बुरा हो चुका हूं, मैं उसके ज़ेडुओ के साथ एक और बार कोशिश करना चाहूंगा। जो हुआई ने चेतावनी देते हुए कहा, मार्शल कृपया सावधान रहें। झाओ किंगकेंग के चेहरे पर एक हार्दिक मुस्कान आ गई। तुम्हारी ही तरह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जो हुआई अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित करने वाला था। अचानक मेरे मन में कुछ और विचार आया। वैसे मार्शल झाओ, आप बहुत ज्ञानी हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो 18 वर्ष की आयु से पहले ही पेशेवर शक्तियों का उपयोग कर सकता हो? ये सुनकर झाओ किंगकेंग अचंभित रह गया और फिर गहरी सोच में डूब गया। उसने भौहें चढ़ा ली, मानो वह अपने दिमाग में प्रासंगिक यादों को खोज रहा हो। कुछ देर बाद उसे अचानक कुछ याद आया और उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया। आपने जो कहा है उससे मुझे सबक मिला है। कुछ समय पहले मेरे एक अधीनस्थ ने मुझे एक अजीब बात बताई। अपने मिशन के दौरान उनकी मुलाकात एक 14 वर्षीय लड़के से हुई जो अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर था। झाओ किंगकेंग का चेहरा गंभीर हो गया। हमारी सेना ने तुरंत स्थिति पर नियंत्रण कर लिया और जांच शुरू कर दी। हमने पाया कि बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि असामान्य नहीं थी और उसने किसी विशेष घटना का अनुभव नहीं किया था। लेकिन एक दिन मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई हो, उसने खुद को एक प्राचीन मानव होने का दावा किया। और इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कि वह खंडहरों से आता है। खंडहरों से? ये वाकई संरचना इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये ठीक उसी कहानी की तरह है जो जोटी ने खुद को सुनाई थी। ऐसा लगता है कि मेरी माँ, जिनसे मैं कभी नहीं मिली, ने भी यही बात कही। उसने कहा कि वह स्वयं ही खंडहरों से ही आई है। जो हुआई को ऐसा लगा मानो बिजली की एक तेज चमक उसके दिमाग में छाए कोहरे को चीरते हुए निकल गई हो। सेना द्वारा खोजा गया रहस्यमय लड़का, अपनी माँ, यहाँ तक कि नात्सुमे रिंको के शरीर के भीतर मौजूद अनियंत्रित हिंसक शक्ति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन तीनों के बीच कोई रहस्यमय संबंध है जो समय और स्थान से परे है। प्राचीन मानव जाति, ये शब्द जो केवल सबसे प्राचीन क्लासिक ग्रंथों में ही मिलता है, एक बार फिर उनके मन में उभर आया। तो ये सभी एक ही जगह से आए हैं। क्या वे सभी एक प्राचीन सभ्यता के वंशज हैं जिसका इतिहास दफन हो चुका है? एक ही समय पर एक स्वतंत्र संघ, एक प्राचीन शहर में जिसे पवित्र शहर कहा जाता है। शहर के केंद्र में स्थित रूफटॉप गार्डन रेस्टोरेंट से रात के समय पूरे शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। अच्छे कपड़े पहने एक 1.5 उम्र का आदमी अपनी प्लेट में रखे फिलिप मिगनन को चाकू और कांटे से धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से काट रहा था। उनकी चाल ढाल सुरुचिपूर्ण थी और हर छोटी छोटी बात से उनके अच्छे पालन पोषण का पता चलता था। उसने रात के खाने का आखिरी निवाला खाया और नैपकिन से धीरे से अपना मुंह पोंछा। मेरे बगल में रखा कम्युनिकेटर थोड़ा सा काम गया। उसने फोन का जवाब दिया। फोन की दूसरी तरफ से एक कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी जो एन्क्रिप्टेड थी और जिसे पुरुष या महिला की आवाज के रूप में पहचानना मुश्किल था। श्री डुआन, मुझे अभी अभी यह संदेश प्राप्त हुआ है। 3 दिन पहले ताकामागाहारा में ऊर्जा मुक्त करने की क्षमता रखने वाली एक 12 वर्षीय लड़की प्रकट हुई। हमारे मॉडल विश्लेषण के अनुसार इसकी ऊर्जा विशेषताएं रेलिका वेगना की विशेषताओं के साथ अत्यधिक सुसंगत हैं और पुनर्प्राप्ति प्रगति 17% होने का अनुमान है। श्री डुआन के नाम से जाने जाने वाले 1.5 उम्र के व्यक्ति ने मेज पर रखा शराब का गिलास उठाया और धीरे से उसमें मौजूद गहरे लाल रंग के तरल को घुमाया। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा। उनकी आवाज सौम्य थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। 17% अपेक्षा से अधिक तेजी से। ऐसा लगता है कि कुछ परिवार की छोटी सी चाल वास्तव में एक अच्छा उत्प्रेरक बन गई है। फोन के दूसरी तरफ से आती आवाज बिना किसी भावना के जारी रही। क्या हमें कैप्चर प्रक्रिया तुरंत शुरू कर देनी चाहिए? श्री डुआन ने रेड वाइन का एक घूंट लिया और खिड़की से बाहर जगमगाते सैन फ्रांसिस्को शहर को देखा। निश्चित रूप से उसने अपना गिलास नीचे रख दिया। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। उसे ढूंढने और बाहर लाने का कोई रास्ता खोजो। वह रुका, फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि जब मैं उससे मिलूंगा तो वह अभी भी जीवित होगी। स्पष्ट। नमस्कार दोस्तों, उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक हिंदी मैक्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप नोवेल एक्सप्लेन से जुड़ सकते हैं। पूरा उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे टेलीग्राम प्रीमियम से जुड़ सकते हैं। हमारी ऑडियो बुक प्रीमियम सदस्यता 1 महीने के लिए 85 रुपये है, 3 महीने की सदस्यता 240 रुपये है और नोवेल एक्सप्लेन निःशुल्क है। कृपया ध्यान दें कि यह सामग्री हमारे समूह के लिए विशेष है। अगर आप इसे किसी और समूह में सुनते हैं तो चैनल की रिपोर्ट करें और ऐसी गतिविधियों को रोकने में हमारी मदद करें। हम हर हफ्ते 2 उपन्यास अपलोड करते हैं और हम सदस्यों की मांग पर भी उपन्यास अपलोड करते हैं। आप हमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप सर्च _ नोवेल एक्सप्लेन। टेलीग्राम _ उपयोगकर्ता नाम एटसूरक्स अध्याय 443 10,000 खिलाड़ियों वाला कालकोठरी। झाओ किंगकेंग गैंडाल्फ के चेहरे पर असामान्य भाव देख सकता था। उन्होंने शांत भाव से पूछा, आप अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको जापान में ऐसे प्रतिभाशाली नाबालिग देखने को मिले? जो हुआई ने कुछ भी नहीं छिपाया। अब उन्हें झाओ किंगकेंग की मदद की जरूरत है और उचित खुफिया जानकारी का आदान प्रदान विश्वास बनाने की नींव है। गैंडाल्फ ने हल्के से सिर हिलाया। वह नात्सुमे मासाहिरो की छोटी बहन है। झाओ किंगकेंग थोड़ा आगे की ओर झुकी। जाहिर तौर पर विषय में उनकी बहुत रुचि थी। दी गई जानकारी में बताया गया था कि उसने मास्क पहन रखा था, जिससे संकेत मिलता है कि वह गंभीर रूप से बीमार थी। दरअसल ऐसा नहीं है। दरअसल शरीर के भीतर किसी प्रकार की शक्ति जागृत हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके अंदर एक और व्यक्तित्व है जो उस व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश कर रहा है जो मूल रूप से नात्सुमे रिन का था। झाओ किंगकेंग ने सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि नात्सुमे रिन का दूसरा व्यक्तित्व एक प्राचीन अवशेष हो सकता है?
जो हुआई का बयान स्पष्ट था। फिलहाल मेरे मन में यही अटकल है। मुझे बस इतना यकीन है कि प्राचीन जातियों का पुनरुत्थान निराधार नहीं है। यदि नात्सुमे रिंको के शरीर के अंदर मौजूद प्राणी, सेना द्वारा खोजा गया रहस्यमय लड़का और उसकी मां, जिससे वह कभी नहीं मिला, सभी एक ही समूह से संबंधित हैं, तब शायद ये तथाकथित प्राचीन जाति सचमुच जागृत होने वाली है। ये निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं है। इतिहास की धारा में पूरी तरह से दब चुकी एक प्राचीन सभ्यता अब इस विचित्र तरीके से दुनिया में फिर से प्रकट होने लगी है। उनका उद्देश्य क्या है? वे दुश्मन हैं या दोस्त? इन सब में बहुत सी अनिश्चितताएं हैं। जो हुआई को सबसे ज्यादा चिंता डोंग गिल्ड के उस व्यक्ति की थी जिसे श्री डुआन के नाम से जाना जाता था। ऐसा लगता है कि उसे शुरू से ही सब कुछ पता था और उसने पर्दे के पीछे गुपचुप तरीके से कुछ साजिश भी रची थी। जो हुआई ने खुद को संभाला और अस्थायी रूप से इन अराजक विचारों को दबा दिया। उसने गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए झाओ किंग की निगाहों से आंखें मिलाईं। मार्शल, आपको मौजूदा स्थिति की मुझसे कहीं अधिक जानकारी होगी। कुजो हिरोजी की महत्वाकांक्षाएं पहले से ही स्पष्ट हैं और हाटासावा ताइचिरो का पुनरुत्थान तो बस शुरुआत है। अब मैं पूरी लगन से प्रतियोगिता की तैयारी करूंगा। ये सुनकर झाओ किंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने जोर से सिर हिलाया। आपकी मुझसे क्या कराने की इच्छा है? जो हुआई की आवाज शांत लेकिन शक्तिशाली थी। मुझे गैंडाल्फ के युद्ध कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक जगह चाहिए। हमें उम्मीद है कि सेना आवश्यक प्रतियां उपलब्ध करा सकती है। यह अनुरोध सुनकर झाओ किंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह बिल्कुल इसी का इंतजार कर रहा था। गैंडाल्फ जितना शक्तिशाली होता है, उसके पीछे खड़ा प्राणी भी उतना ही शक्तिशाली होता है। ये पूरे महान शिया साम्राज्य के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। जरूर, झाओ क्विंग का उत्तर दृढ़ था। वह मुड़ा और अपनी मेज के पीछे चला गया, जो 100 साल पुरानी महोगनी की बनी थी, और एक बंद दराज से हथेली के आकार का एक काला धातु का टोकन निकाला। वह टोकन पूरी तरह से काला था, किसी अज्ञात धातु से बना था और छूने पर ठंडा और भारी महसूस होता था। इसके अग्रभाग पर प्राचीन मोहर लिपि में दंड सेना का चिन्ह कीर्ण है। इसके पिछले हिस्से पर आकाश की ओर दहाड़ता हुआ एक भयंकर ड्रैगन का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। यह मेरा वारंट है। झाओ किंग ने गैंडाल्फ को टोकन सौंपा। इस टोकन के साथ आप सेना के भीतर सभी प्रतियों का बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग कर सकते हैं। इसमें वे उच्चतम स्तर के तहखाने भी शामिल हैं जो आम जनता के लिए खुले नहीं हैं। आप बिना किसी को सूचित किए अंदर मौजूद संसाधनों का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। जो हुआई ने बिना किसी झिझक के आदेश स्वीकार कर लिया। छूने पर यह ठंडा और भारी लगता है। इस पर उकेरा गया ड्रैगन का प्रतीक किसी प्रकार की शक्ति को समाहित करता प्रतीत होता है और इसे छूने पर ऊर्जा का एक हल्का प्रवाह महसूस होता है। धन्यवाद मार्शल। गैंडाल्फ की आवाज शांत थी और उन्होंने झाओ किंग को हल्के से सिर हिलाकर सहमति दी। झाओ किंग ने हाथ हिलाया, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। महान शिया राजवंश का भविष्य शायद आप युवाओं के कंधों पर आ जाए। इन संसाधनों का भरपूर उपयोग करें। जो हुआई ने और कुछ नहीं कहा, मुड़कर दरवाजे पर पहले से ही इंतजार कर रहे एक युवा लेफ्टिनेंट के पीछे पीछे बिला से निकल गया। अधिकारी जो हुआई को एक विशेष लिफ्ट में ले गया। श्रीमान गैंडाल्फ, कालकोठरी प्रशिक्षण क्षेत्र तीसरी तहखाने की मंजिल पर है। लिफ्ट बिना आवाज किए और बेहद तेज गति से नीचे उतरी। जब सीढ़ी वाले दरवाजे दोबारा खुले तो खून और जड़ी बूटियों की गंध के साथ मिली हुई एक और भी तेज शोरगुल भरी गर्मी की लहर बाहर निकल आई। उसके सामने का दृश्य देखकर जो हुआई के भीतर कुछ हलचल मच गई। यह एक अविश्वसनीय रूप से विशाल भूमिगत स्थान है जिसका आकार एक छोटे शहर के बराबर है। ये गुंबद बेहद ऊंचा है और इसमें एक प्रकाश व्यवस्था का ढांचा लगा हुआ है जो प्राकृतिक प्रकाश का अनुकरण करता है, जिससे पूरा स्थान दिन के उजाले की तरह रोशन हो जाता है। इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी की सुव्यवस्थित प्रतिकृति इमारत के विपरीत ये स्थान एक विशाल, कभी न खत्म होने वाले युद्ध कारखाने जैसा अधिक है। हर जगह व्यस्त शख्सियतें नजर आ रही थी। एक सैनिक जिसका बायां हाथ कटा हुआ है एक धातु के बिस्तर पर बैठा है, जबकि प्रकाश का एक उपचारक अपनी हथेली को उसके ऊपर रखा है और कोमल पवित्र प्रकाश लगातार उसके कटे हुए हाथ में प्रवाहित होता रहता है। सिपाही ने अपने दांत भींच लिए, उसके माथे की नसें फूल गईं और पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लगातार उसके चेहरे से नीचे लुढ़कती रहीं। कुछ ही दूरी पर उस घटना से अभी अभी पीछे हटी 50 लोगों की एक टुकड़ी एक विशाल होलोग्राफिक रणनीति बोर्ड के चारों ओर इकट्ठा थी। उनके कप्तान, जो चेहरे पर एक भयंकर निशान वाला एक हटा कटा आदमी था, स्क्रीन पर चल रहे युद्ध के रिप्ले की ओर इशारा करते हुए जोर जोर से दहाड़ रहा था। तीसरी स्थिति, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम्हारी स्थिति बहुत आगे है। तुम्हारे ऊपर निशाना साधकर तुम्हें मार गिराने के कारण ही हमारी पार्श्व रक्षा व्यवस्था तुरंत ध्वस्त हो गई। आप एक टीम हैं, आप में से किसी एक की भी गलती पूरी टीम के पतन का कारण बन सकती है। टीम के सभी सदस्य घायल थे, कोच के कवच पर खून के धब्बे अभी भी गीले थे, लेकिन वे सभी सीधे खड़े थे। उनके चेहरे अपराध और आक्रोश से भरे हुए थे। दूर दराज के इलाकों में चिकित्साकर्मी स्ट्रेचरों को इधर उधर धकेलते हुए गंभीर रूप से घायल और बेहोश सैनिकों को अलग अलग उपचार कक्षों में ले जा रहे थे। पूरा स्थान तनावपूर्ण, कुशल और निर्मम वातावरण से भरा हुआ था। जो हुआई ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर उस विशाल दरवाजों पर टिक गई जो उस स्थान के केंद्र में खड़े थे। ये विश्वविद्यालय के तहखाने में पाए जाने वाला सामान्य स्थान पोर्टल नहीं था। इनमें से प्रत्येक द्वार एक विशाल गोलाकार धातु संरचना है जो 20 मीटर से अधिक ऊंची और 50 मीटर से अधिक चौड़ी है। दरवाजे के केंद्र में एक धीमी गति से घूमने वाला ऊर्जा भंवर है जो एक निहारिका की तरह है और एक भयावह स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। प्रत्येक विशाल दरवाजे के ऊपर एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगी हुई है जो स्पष्ट रूप से उस आयोजन का नाम, स्तर और प्रतिभागियों की अनुशंसित संख्या प्रदर्शित करती है। उदाहरण, फ्लैश मिल LV60 अनुशंसित खिलाड़ियों की संख्या 100। उदाहरण, स्टील टॉरेंट LV70 अनुशंसित खिलाड़ी 500। उदाहरण, जायंट बीस्ट माउंटेन LV80 अनुशंसित खिलाड़ियों की संख्या 1000। जो हुआई ने एक युद्ध का ऐसा उदाहरण भी देखा जिसे 10,000 लोग स्तर का बताया गया था। वर्सेस डंजन बैटल ऑफ रेड एंड ब्लू LV90 अनुशंसित खिलाड़ी 10,000 बनाम 10,000। अकादमी के भीतर स्थित कालकोठरियों की तुलना में यहाँ की कालकोठरियाँ अधिक औपचारिक, अधिक विविध और अधिक क्रूर हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य युद्ध है, सैनिकों की सामूहिक युद्ध क्षमताओं को वास्तविक युद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षित करना। इन विशाल कालकोठरी के दरवाजों को देखकर जो हुआई को एक बात याद आ गई। एक बार जब इटर्नल नाइट गिल्ड में सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी तो शायद मैं 10,000 लोगों के लिए एक कालकोठरी डिजाइन करने की कोशिश कर सकता हूँ। जूबिलियां की क्षमताओं को देखते हुए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। गिल्ड के सदस्यों को अपनी टीम व कौशल का अभ्यास करने का अच्छा अवसर देना कभी भी बुरी बात नहीं है। अध्याय 444, मेरी देह के भीतर एक बड़ी बहन रहती है। श्रीमान गैंडाल्फ, आपको किस प्रकार की प्रति चाहिए? आगे चल रहे अधिकारी ने आदरपूर्वक पूछा। जो हुआई अपने विचारों से बाहर आया, उसकी नजरें असंख्य तहखानों की सूची पर घूमी और अंत में एक साधारण से दरवाजे पर टिक गईं। उदाहरण, अंडे कैसल LV50 अनुशंसित खिलाड़ी 50। उन्होंने शांत भाव से कहा, ये ठीक रहेगा। अधिकारी एक पल के लिए रुका, फिर हिचकिचाते हुए उसे याद दिलाया, महोदय, इस मामले को खोलने के लिए 50 लोगों की टीम की आवश्यकता है। क्या आप अकेले हैं?
जू हुआई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने झाओ किंग द्वारा दिया गया काला टोकन उसे सौंप दिया। जैसे ही लेफ्टिनेंट ने वारंट देखा, उसकी आंखें तेजी से सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर दिख रही झिझक तुरंत पूर्ण सम्मान और आज्ञाकारिता में बदल गई। उन्होंने दोनों हाथों से आदेश स्वीकार किया और आदरपूर्वक सिर झुकाया। समझ गया महोदय, मैं आपके लिए अभी उच्चतम स्तर का सिंगल प्लेयर मोड सक्रिय कर दूंगा। लेफ्टिनेंट दरवाजे के सामने लगे कंट्रोल पैनल की ओर बढ़ा और वारंट को स्लॉट में डाल दिया। बीप अनुमति की पुष्टि हो गई। मार्शल झाओ किंग का आदेश। मोड स्विच हो रहा है। सिंगल प्लेयर चैलेंज मोड अब सक्रिय हो गया है। कंसोल से एक ठंडी कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक आवाज निकली। उस विशाल गोलाकार दरवाजे के केंद्र में धीरे धीरे घूम रहा ऊर्जा का भंवर अचानक तेज हो गया। जू हुआई ने अधिकारी को धन्यवाद देने के लिए सिर हिलाया। बिना रुके उसने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया और सीधे उस भयावह विशालकाय दरवाजे की ओर बढ़ गया। अंदर आए। स्थान विकृत हो जाता है और प्रकाश और छाया में बदलाव होता है। उनके सामने का दृश्य पल भर में अंतहीन अंधेरे में समा गया। इस घटना में गैंडाल्फ को भी शामिल किया गया था। आगे हम इसे एआई पर छोड़ देंगे। जू हुआई इन दिनों बेहद व्यस्त हैं और उनके पास सैन्य अनुभव प्राप्त करने का समय ही नहीं है। उसकी चेतना फिर से बदल गई। टोक्यो जो ताकामागाहारा वार्ड। रात स्याही की तरह गहरी काली थी और नियॉन लाइटों की हल्की रोशनी भारी पर्दों के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। सीधे काले चमड़े के सोफे पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। स्क्रीन पर डेटा की धाराएं झरने की तरह उमड़ पड़ी। 90 अनुभव अंक प्राप्त हुए। 115 अनुभव अंक प्राप्त हुए। 88 अनुभव अंक प्राप्त हुए। ... टोक्यो में फैले विदेशी परजीवियों की संख्या अब 6000 से अधिक हो गई है। यह एक भयावह आंकड़ा है। इसका अर्थ यह है कि ये समय जापान के 6000 से अधिक पेशेवर अथक रूप से जू हुआई के श्रमिकों के रूप में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न कालकोठरी में विचित्र जानवरों के खिलाफ कड़ी मेहनत की और लड़ाई लड़ी तथा जंगल में राक्षसों के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डाली। उनकी कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों का 10वां हिस्सा चुपचाप सीधे के अनुभव बार में जमा हो गया। धीरे धीरे ही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी उपलब्धियां बन जाती हैं। बैकग्राउंड में दिख रहा एक्सपीरियंस बार जो यूजर के लेवल को दर्शाता है, खतरनाक दर से बढ़ रहा है। लेवल 23 तक पहुंचने के लिए ट्यूब का आधे से भी कम हिस्सा बचा है। इस रफ्तार से तो सीधा आज रात के बाद फिर से अपग्रेड कर सकता है। ऑफलाइन रहते हुए लेवल अप करने का रोमांच वाकई मनमोहक है। एक ही समय पर टोक्यो शहर के आसपास के विभिन्न समतलीकरण क्षेत्रों में धीरे धीरे एक भयावह वातावरण फैल रहा है। बेवकूफ, क्या हो रहा है? एक योद्धा जिसने अभी अभी एक लौहकवचधारी गैंडे को मारा था, उसने परिणाम पैनल को देखा, भौहें चढ़ाईं और नाखुशी भरे चेहरे के साथ मुंह से थूथ दिया। क्या हुआ केंटा-कुन? उसके साथी ने अपनी छड़ी पोंछते हुए पूछा। अनुभव अंक सही नहीं है। सिपाही ने संदेह भरी नजरों से अपना सिर खुजाया और बोला, मैंने इस बख्तरबंद गैंडे को पहले भी मारा है और इसे हमेशा 1000 अनुभव अंक मिलते थे। आज सिर्फ 900 ही क्यों मिल रहे हैं? ये सुनकर उसका साथी चौंक गया। फिर उसने अपना पैनल देखा और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। लगता है ये सचमुच सच है। फायरबॉल फेंकने की मेरी कुशलता में भी कमी आई है। दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। ऐसे सूक्ष्म मंत्रों को डेटा का गहन विश्लेषण करने वाले अनुभवी विशेषज्ञ के अलावा किसी और के लिए तुरंत पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन एक बार जब आप इसे महसूस कर लेते हैं तो बेचैनी की वह भावना आसानी से दूर नहीं होती। क्या ये कालकोठरी में कोई गड़बड़ी हो सकती है, या क्या आधिकारिक टीम ने चुपके से ड्रॉप रेट और एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई में बदलाव कर दिया? जैसे जैसे सैनिक इस बारे में सोचता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया और वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। ये कमीने पूंजीपति, ये तो इस मामूली से अनुभव में भी कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो भारी भरकम प्रवेश शुल्क चुकाया है। बिल्कुल सही, ये वही लोग होंगे जो अपने दफ्तरों में एयर कंडीशनर चलाकर बैठे रहते हैं। हमें डबल एक्सपीरियंस कार खरीदने के लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। टोक्यो में हर जगह इसी तरह की शिकायतें सुनने को मिली। कुछ लोगों ने गिल चैनल में शिकायत की, जबकि अन्य ने फोरम पर प्रश्न पूछे। हालांकि अंततः अधिकांश लोगों ने काल्पनिक लालची अधिकारी या कालकोठरी तंत्र के समायोजन पर उंगली उठाई। आखिरकार किसने सोचा होगा कि अनुभव अंकों का गायब 10% हिस्सा उन नन्हे परजीवियों द्वारा चुरा लिया गया था जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। इसके अलावा ये परजीवीवाद अत्यंत गुप्त है और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखता है। यहाँ तक कि अत्याधुनिक अस्पताल परीक्षण उपकरण भी आध्यात्मिक सागर के किनारे चिपके हुए इन छोटे जीवों का पता लगाने में संघर्ष करते हैं, जब तक कि विशेष रूप से आत्मा के स्तर पर उनकी जांच न की जाए। जैसे ही जू हुआई ने परजीवी द्वारा उसके दिमाग में गूंजने वाली कभी कभार की गालियों को सुना, उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई। गाली गलौज करने में कोई हर्ज नहीं। आप जितनी तीखी आलोचना करेंगे उतना ही अधिक प्रेरित होंगे। जब तक सच्चाई छिपी रहेगी, वह इस मुफ्त श्रम शक्ति का उपयोग बिना किसी हिचक के कर सकता है। क्योंकि वह जापान का फायदा उठा रहा था, इसलिए उसे जरा भी अपराधबोध नहीं हुआ। कुछ लोग तो इसे देशभक्ति का एक अनूठा रूप भी मानते हैं। परजीवी नेटवर्क स्थिर संचालन की पुष्टि करने के बाद जू हुआई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह उठा, अपने कपड़े ठीक किए और अंदर के कमरे की ओर चल पड़ा। वह एक शांत कमरा था जिसे शिनिचिरो नाकामुरा ने विशेष रूप से उसके लिए व्यवस्थित किया था। ये वही जगह है जहां नात्सुमे रिनको सो गई थी। उस देहाती लकड़ी के स्लाइडिंग दरवाजे को खोलें। चंदन की हल्की सी खुशबू एक युवती की अनूठी सुगंध के साथ मिलकर मेरी ओर बढ़ रही थी। कमरा मंद रोशनी से जगमगा रहा था। केवल एक फ्लोर लैंप से ही हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। चटाई पर लेटी हुई लड़की अब जाग गई है। वह न तो चिल्लाए और न ही इधर उधर भागी। वह बस अपने घुटनों को गले लगाकर कोने में दुबक कर बैठ गई, एक डरे हुए छोटे जानवर की तरह दरवाजे की ओर सतर्कता से देखती रही। मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। नात्सुमे रिनको का शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा पल भर में रंगीन हो गया। उसने ऊपर देखा। उन बड़ी बड़ी आंखों में भय, बेबसी और गहरी उलझन झलक रही थी। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी और उसमें स्पष्ट रूप से सिसकी झलक रही थी। मैं यहाँ क्यों हूँ? जू हुआई ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह दरवाजे पर खड़ा था, हाथ जेब में डाले हुए चुपचाप अपने सामने खड़ी लड़की को निहार रहा था। उसकी आंखें साफ थीं, फिर भी अज्ञात के भय से भरी हुई थीं। वहाँ हिंसा या निर्ममता का कोई नामोनिशान नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में इस शरीर पर नात्सुमे रिन का मूल मुख्य व्यक्तित्व का नियंत्रण है। वह नन्ही लड़की, जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी, फिर भी उस पर एक भारी दुर्भाग्य का बोझ था। जू हुआई थोड़ा हैरान था। इस लड़की की जीने की इच्छा शक्ति उसकी उम्मीद से भी कहीं अधिक मजबूत थी। आपको भी पता होना चाहिए कि उसके शरीर के अंदर उस चीज की उत्पत्ति सरल नहीं है। उस स्तर के मानसिक उत्पीड़न से संभवतः एक वयस्क व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता और वह पूरी तरह से कठपुतली बन जाता। लेकिन इस नन्ही बच्ची ने बहुत मानसिक पीड़ा सहन की है। शरीर पर दोबारा नियंत्रण पाना भी संभव था। यह अपने आप में एक चमत्कार है। या यूं कहीं कि उसकी सहनशक्ति आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। जू हुआई ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में कदम रखा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। जैसे जैसे वह पास आता गया, नात्सुमे रिन की आंखों में भय और भी गहरा होता गया।
वह हताशा में पीछे हटा चला गया, यहाँ तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से कसकर चिपक गई और पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। नहीं, और करीब मत आओ। उसने किनारे से एक तकिया उठाया और उसे अपने सामने इस तरह पकड़ लिया मानो वही उसकी एकमात्र ढाल हो। जू हुआई रुक गई और उससे 2 मीटर दूर खड़ी हो गई। मेरे मन में एक विचार आया। चेहरे की मांसपेशियां और हड्डियां थोड़ी थोड़ी खिसकने लगी हैं और त्वचा की बनावट तुरंत पुनर्गठित हो जाती है। पलक झपकते में एक राहगीर का वह साधारण सा चेहरा नात्सुमे मासाहिरो की शक्ल में बदल गया। पीले रंग से रंगे बालों वाला, शरारती दिखने वाला वह लड़का फिर भी इस दुनिया में नात्सुमे रिन का एकमात्र परिवार था। मैंने वह जाना पहचाना चेहरा देखा। रिन को नात्सुमे स्तब्ध रह गई। फिर तकिया उसके हाथ से फिसल गया। उसने सावधानी से बाहर झांका और हिचकिचाते हुए पुकारा, भाई भाई। नात्सुमे मासाहिरो का चेहरा धारण किए हुए जू हुआई ने शांत भाव से सिर हिलाया। खोखले शब्दों में चिंता जताने वाले पाखंडी बड़े भाई की भूमिका निभाने के बजाय उसने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। सीधे काम की बात पे आओ। क्या आपको अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के बारे में जानकारी है? ये सुनकर नात्सुमे रिन की आंखों में जो हल्की सी चमक दिखाई दी थी, वह पल भर में फीकी पड़ गई। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और दोनों हाथों से अपने कांपों के किनारे को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ प्रयास से सफेद पड़ गए। एक लंबा सन्नाटा था। उसने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जाना, मेरे अंदर एक बड़ी बहन रहती है। अध्याय 445। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। जू हुआई ने सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। ये छोटी बच्ची अपनी शारीरिक स्थिति से भली भांति परिचित है। उन्होंने और अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला। ये कब शुरू हुआ? ऐसा कब से चल रहा है? नात्सुमे रिन यादों में खोई हुई अपने घुटनों को गले लगाकर बैठ गई। जू हुआई ने उसे उकसाया नहीं, बल्कि चुपचाप उसे देखती रही। उसमें बहुत धैर्य है। काफी देर बाद नात्सुमे रिन को ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। यह शायद तब शुरू हुआ जब मैं लगभग 6 साल का था। उस समय मुझे हमेशा अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती थी। मेरी एक बहुत ही प्यारी बड़ी बहन है जो हमेशा मेरे सोते समय मुझसे बातें करती है और मुझे कई ऐसी कहानियां सुनाती है जो मुझे समझ में नहीं आती। उस समय मुझे लगा कि यह सिर्फ एक दोस्त है जिसकी मैंने कल्पना की थी। नात्सुमे रिन की आवाज में आत्मनिंदा का भाव था, क्योंकि मेरे माता पिता कभी घर पर नहीं होते और मेरा भाई भी मुझे पसंद नहीं करता। मैं बहुत अकेला हूँ, इसलिए मुझे अपने साथ एक बड़ी बहन पाकर बहुत खुशी हो रही है। जब तक मैं 9 साल का नहीं हो गया। उसकी आवाज धीमी हो गई थी, डर से भरी हुई थी। उस दिन मेरे भाई ने नौकरी बदल ली और अपने साथ बहुत सारे कीड़े लेकर वापस आया। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि मैं और अधिक साहसी बनूं। फिर उसने वे सारे कीड़े मुझ पर उड़ेल दिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कीड़े मेरे पूरे शरीर पर रेंग रहे हैं और मुझे काट रहे हैं। दर्द हो रहा है और खुजली भी हो रही है। मैं रोई और अपने भाई से उन्हें ले जाने की विनती की, लेकिन वह बस वहीं खड़ा हंसा रहा, बहुत जोर से हंसता रहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने आंसू रोक सकूं तो वे मुझे जाने देंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। छोटी बच्ची की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। बड़ी बड़ी बूंदें उसके गालों से फिसलकर पुरानी तातामी चटाई पर टपकने लगी, जिससे एक छोटा गहरा दाग बन गया। ठीक उसी समय जब मुझे लगा कि कीड़े मुझे काटकर मार डालेंगे। कीड़ों से छुटकारा पाने में मेरी बड़ी बहन ने मेरी मदद की। तब से मेरा शरीर अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। मुझे हमेशा अचानक नींद आ जाती है और फिर मैं काफी देर तक सोता रहता हूँ। कभी कभी मैं जाता हूँ और खुद को पूरी तरह से अपरिचित जगह पर पाता हूँ। मुझे पता है ये सब मेरी बड़ी बहन ने किया था। उस समय तक उसने धीरे धीरे मेरे शरीर पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। जू हुआई ने उसकी ओर देखा और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। शुरुआत में वो कभी कभार ही बाहर आती थी, लेकिन हाल ही में वह पहले से कहीं ज्यादा बार बाहर जाने लगी है। जैसे ही नात्सुमे रिन ने बोलना समाप्त किया, वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। वह मेरा पूरा शरीर हथियाना चाहती है। वह मुझे मारना चाहती थी। वह मेरी जगह पूरी तरह से किसी और को लाना चाहती थी। लड़की ने अचानक अपना सिर उठाया। रोने के कारण उसकी आंखें लाल थी। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति आखिरी सहारे को पकड़ता है, वैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जू हुआई के पास पहुंचने की कोशिश की। भाई, क्या मैं जल्द ही मरने वाला हूँ? जू हुआई ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, बिना कोई जवाब दिए। उसने बस हाथ बढ़ाया और धीरे से लड़की के कांपते हुए सिर पर अपना हाथ रख दिया। बदले में विनम्रतापूर्वक पूछे, क्या तुम मरना चाहते हो? नात्सुमे रिन ने अपना सिर बेतहाशा हिलाया और उसकी हरकतों के साथ आंसू हर तरफ बहने लगे। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ भाई, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। हाँ, बेहद कठिन स्तर से शुरू होने के बावजूद मेरे पिता, माता और भाई सभी बुरे लोग हैं। उसके अंदर अब भी एक अज्ञात राक्षस रहता है, लेकिन इस छोटी बच्ची ने कभी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा। एक भयावह जीवन में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना, यह उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रशंसनीय है जो मामूली सी भी परेशानी आने पर इमारतों से कूदने को तैयार रहते हैं। किसी कारणवश जू हुआई को उस छोटी बच्ची में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। उसने जो कुछ भी किया, यहाँ तक कि चेरी के फूलों की भूमि में घुसपैठ भी की, वह जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने और अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए ही था, है ना? इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। पूरी तरह से जीवित रहने की इसी इच्छा पर आधारित जू हुआई ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने बेहद कोमल आवाज में नात्सुमे रिन के सिर पर धीरे से थपथपाया। रोना मत, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये शब्द मानो अंतहीन अंधेरे को चीरती हुई भोर की पहली किरण हो, ने तुरंत नात्सुमे रिन की निराशा से भरी दुनिया को रोशन कर दिया। उसने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी लाल और सूजी हुई आंखों में एक अविश्वसनीय प्रकाश फूट पड़ा। आशा अब निकट प्रतीत हो रही थी। सचमुच। उसने उत्तेजित होकर हाथ बढ़ाया और सीधे की बांह को कसकर पकड़ लिया, मानो वह आखिरी उम्मीद को थाम रही हो। नात्सुमे मासाहिरो का चेहरा धारण किए हुए जू हुआई ने शांत भाव से सिर हिलाया। हालांकि उसने विषय बदल दिया और उसका शरारती चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसे वास्तव में हराने वाला केवल आप ही हैं। उसने लड़की की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे और सोच समझकर बोलना शुरू किया। वह तुम्हारे शरीर पर अधिकार करना चाहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या आप में अंतर उससे लड़ने का साहस है, भले ही इसका मतलब मृत्यु हो? जू हुआई के गंभीर चेहरे को देखकर नात्सुमे रिन स्तब्ध रह गई। उन निर्मल आंखों में भय और आशा आपस में गुथे हुए थे और अंततः उनमें एक अभूतपूर्व प्रकाश समाहित हो गया। कुछ ही क्षण बाद 12 वर्षीय लड़की की आंखों में भी दृढ़ संकल्प आ गया। उसने जू हुआई की ओर देखा और पूरी गंभीरता से अपनी पूरी ताकत से कहा, भाई, मेरे पास एक है। जू हुआई मुस्कुराया। उसने नात्सुमे रिन के सिर पर फिर से धीरे से थपथपाया। तुमने जो कहा था उसे याद रखना। नात्सुमे रिन ने उसे खाली निगाहों से देखा। उसे उसके शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। अगले ही पल जू हुआई के चेहरे पर मौजूद सौम्य मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी उदासीनता ने ले ली।
उसका बड़ा हाथ, जो भी अभी लड़की के सिर को धीरे से सहला रहा था, अचानक बिना किसी चेतावनी के नीचे की ओर बढ़ा और नासुमेरन की पतली गर्दन को लोहे के शिकंजे की तरह कसकर पकड़ लिया। खुआ नासुमेरन के चेहरे के भाव पल भर में जम गए। उस क्षण सारी आशा, कृतज्ञता और निर्भरता गायब हो गई और उसकी जगह घोर आतंक और हैरानी ने ले ली। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। कुछ पल पहले तक वह एक दयालु बड़े भाई की तरह थी जिसने उसकी मदद करने का वादा किया था। अगले ही पल वह पलटकर उसे जान से मारने की कोशिश क्यों करने लगी। घुटन की अनुभूति ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। हवा पल भर में बाहर निकल गई और मेरे फेफड़ों में जलन वाला दर्द फैल गया। उसने सहज ही अपने हाथ बढ़ाकर उस हाथ को पकड़ने की कोशिश की जो उसका गला घोट रहा था, लेकिन दूसरे का हाथ लोहे की तरह सख्त था और गतिहीन बना रहा। बड़ा भाई, वह दया की भीख मांगना चाहती थी, सवाल करना चाहती थी, लेकिन उसके गले से केवल कमजोर दर्द भरी कराहें ही निकल सकी। पैर बेतहाशा चटाई पर पड़ रहे थे जिससे दबी हुई धप की आवाजें आ रही थी। ये जीवन का आखिरी व्रत संघर्ष था। जो हुआ विचलित रहे। उसने सीजर को नियंत्रित किया और अपने नीचे पड़े कोमल चेहरे को ठंडेपन से घूरता रहा, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण बैंगनी रंग का हो गया था। लड़की की पुतलियां फैलने लगी और उसकी आंखों की रोशनी तेजी से मंद पड़ गई। उसका संघर्ष धीरे धीरे कमजोर होता गया और उसके अंग धीरे धीरे बेजान होकर उसके बगल में लटकने लगे। चेतना मानो गहरे समुद्र में डूब रही हो, असीम अंधकार और ठंड में समा जाती है। वह मर रही है। जो हुआई ने शांत भाव से महसूस किया कि लड़की की जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही है। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, मानो वह अपने दुर्बल शरीर के भीतर गहराई में छिपे किसी अन्य प्राणी को देख रहा हो। वह मरने ही वाली है। क्या तुम कोई कदम नहीं उठाओगे? वास्तव में अगले ही पल नात्सुमे रिनको के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली, ठंडी और हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी, मानो कोई ज्वालामुखी हजारों वर्षों से सुख पड़ा हो। धमाका! एक काली लहर दौड़ गई और सीजे की बांह जो उसकी गर्दन को पकड़े हुए थी, उस बल के कारण हिंसक रूप से दूर जा गिरी। नात्सुमे रिन, जो पहले बेजान पड़ी थी, अचानक धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जमीन से आधा फुट ऊपर। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी पुतलियां फैल गई थीं और वे अचानक और चौड़ी हो गईं। उस क्षण 12 साल की बच्ची की आंखों से भय और मासूमियत गायब हो गई। इसके बजाय वहां अंतहीन शीतलता, पुरातनता और एक गहरी जड़ें जमाई हुई नाराजगी थी। वह सीजर को, या यूं कहीं कि सीजर के पीछे खड़े जो हुआई को ध्यान से घूर रही थी। उसके मुंह से एक कर्कश, अस्पष्ट, अमानवीय आवाज निकली जिसका हर शब्द भयावह अधिकार और क्रोध से भरा हुआ था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तो तुम मुझे ही निशाना क्यों बनाते रहते हो? अध्याय 446। उस लड़की की इच्छाशक्ति आपकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। दरअसल जो हुआई को इस तथाकथित प्राचीन वंश से कोई दुश्मनी या द्वेष नहीं था, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। यह महज एक संयोग था कि जो हुआई की आपसे मुलाकात हो गई। उनका मानना है कि इन प्राचीन जातियों का पुनरुत्थान समाज के हित में नहीं है। उनका अपना कोई एजेंडा जरूर होगा। वे शायद पूरी दुनिया के नियमों को ही पलटना चाहें। इसके मुकाबले नात्सुमे रिनको कहीं ज्यादा मासूम है। उस छोटी बच्ची ने कुछ भी गलत नहीं किया था, तो उसे आपकी प्राचीन जाति के पुनरुद्धार के लिए बलिदान क्यों बनाया जाना चाहिए? इसलिए इसे दोबारा पनपने देने के बजाय इसे शुरुआत में ही रोक देना बेहतर है। इसके अलावा आप बड़ी मात्रा में अनुभव भी अर्जित कर सकते हैं। इस बार इस प्राचीन कबीले के सदस्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि लगभग 1 दर्जन विदेशी परजीवी भी उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल था। कुछ ही क्षणों में सीजे के शरीर से सफेद प्रकाश निकलने लगा। वह उसके सामने ही लेवल 23 पर पहुंच गया। जो हुआई ने हंसे हुए कहा, इसका कोई खास कारण नहीं है। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। या तो तुम इसी तरह मुझसे लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहो, या फिर मैं इस लड़की का अभी गला घोंट सकता हूँ। अंत में तुम भी हवा में गायब हो जाओगे। इस समय नात्सुमे रिनको गुस्से से आग बबूला हो गई और दांत पीसते हुए बोली, मैं महाकिन साम्राज्य की राजकुमारी यंगिनमान हूँ। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो जब मेरे पिता लौटेंगे तो वे तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर जो हुआई मुस्कुरा उठा। उसमें घबराहट का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय उसने चिढ़ाते हुए कहा, राजकुमारी, इन राजवंश कब का समाप्त हो चुका है। इस नाजुक मोड़ पर आप अभी भी मुझे धमकाने की सोच रही हैं। आपका दिमाग कहाँ है? जैसे जैसे वे बोलते गए, परजीवियों ने अपनी ऊर्जा अवशोषण दर बढ़ा दी। वह फिर आगे बढ़ा और नात्सुमे रिनको की गर्दन पकड़कर उस छोटी बच्ची के शरीर को दीवार से सटा दिया। छोटी बच्ची दर्द से कराह उठी और उसकी हड्डियां चरमरा उठी और चटक गईं। ये हमेशा टूटने की कगार पर रहता है। नहीं चाहिए। यंगिनमान बहुत घबरा गई। उसने दोनों हाथों से सीजे के हाथों को कसकर पकड़ लिया और बेताब होकर संघर्ष करने लगी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जो हुआई ने उपहास किया। मैं बस तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। यंगिनमान की छिपी हुई ऊर्जा पूरी तरह से फूट पड़ी, जिससे सीजे हवा में उड़ गया। जैसे कोई काला सैलाब अपने किनारों को तोड़कर बह रहा हो, वैसी ही ऊर्जा नात्सुमे रिन के छोटे से शरीर से निकली और सीजे की छाती से टकरा गई। सीजे का शरीर बवंडर में फंसे पत्ते की तरह पीछे की ओर उड़ गया। वह लकड़ी के घर की कमजोर दीवारों को तोड़ते हुए हवा में उछला और आंगन के बाहर खुले मैदान की ओर गिर पड़ा। यंगिनमान ने एक ऐसी दहाड़ मारी जो उत्साह से भरी होने के साथ साथ विषैली भी थी। चींटियों को उनका अंजाम भुगतना ही चाहिए। हालांकि टूटी हड्डियों और फटी नसों का वह दृश्य जिसकी उसने कल्पना की थी, घटित नहीं हुआ। विस्फोट में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद सीजे ने हवा में ही अपने शरीर को अविश्वसनीय कोण पर मोड़ लिया। उसके पैर हवा को हल्के से छू रहे थे। उसका शरीर इतना हल्का था मानो उसका कोई वजन ही न हो। अंततः उसने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा और बिना धूल का एक कण भी उड़ाए आंगन की बजरी वाली जमीन पर स्थिर रूप से उतर गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, सीजे के शरीर से और भी अधिक चमकदार सफेद रोशनी निकली। ये स्तर 24 तक पहुंच गया है। अपग्रेड की चमक अभी फीकी नहीं पड़ी है। जो हुआई के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की कई आवाजें तेजी से कौंधने लगी। सिस्टम सूचना, आपने 50,000 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए हैं। सिस्टम सूचना, आपने 50,000 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए हैं। सिस्टम सूचना, आपने 50,000 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए हैं। ... जो हुआई ने हैरानी से कहा, वाह, प्राप्त अनुभव अंक 5 गुना बढ़ गए। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अज्ञात राजवंश की राजकुमारी मुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ने को तैयार है। वास्तव में लकड़ी के घर के खंडहरों के बीच नात्सुमे रिन की आकृति धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगी। उस समय उसकी हालत बेहद दयनीय थी। उसका चेहरा, हाथ और यहाँ तक कि उसके फटे पुराने कपड़ों से दिखाई देने वाली त्वचा भी घनी काली दरारों से ढकी हुई थी। मकड़ी के जाले की तरह दरारें उसके पूरे शरीर पर फैली हुई थी। दरारों से लगातार खून रिस रहा था, जिसे उसके पतले कपड़े गहरे लाल रंग से सन गए थे। यह इस बात का संकेत है कि नात्सुमे रिन का शरीर इस विशाल ऊर्जा को सहन करने में असमर्थ होने वाला है। अगर सीजे के परजीवी लगातार उसके शरीर से ऊर्जा अवशोषित न कर रहे होते, तो शायद अब तक वह छोटी बच्ची सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही रह गई होती। ये बदमाश कीड़े। यंगिनमान की आवाज कर्कश और विषैली थी जब वह सीजे को, या यूं कहीं कि सीजे के शरीर के अंदर मौजूद जो हुआई को घूर रही थी। तुम नन्ही चींटियों, मेरी शक्ति पर लालच करने की हिम्मत कैसे करते हो? मर जाओ।
उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में और भी अधिक हिंसक काली ऊर्जा एकत्रित होने लगी। वह पिछली बार की तरह ही इस शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार थी ताकि अपने शरीर के अंदर छिपे उन घिनौने कीड़ों को पूरी तरह से नष्ट कर सके। हालांकि जो हुआई उसे दोबारा वो मौका नहीं देगा। सपने देखते रहो। जो हुआई ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। उसके मन में एक विचार कौंध गया। नात्सुमे रिंको के शरीर के अंदर छिपे लगभग 1 दर्जन परजीवी जीवों ने उसी क्षण जवाबी हमला कर दिया। वे अब निष्क्रिय रूप से ऊर्जा को अवशोषित नहीं करते, बल्कि अनगिनत तेज स्टील की सुइयों की तरह अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके यंग इनमान से संबंधित आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। रिवर्स मैनिपुलेशन। यंग इनमान की हथेली में ऊर्जा का संचय अचानक रुक गया। उसका उठा हुआ हाथ हवा में ही जम गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर बेहद दर्दनाक भाव उभर आए। उसने अचानक दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और एक तीखी चीख मारी। ओफ! वह सिकुड़ गई और हवा में ही नीचे गिर पड़ी, जमीन पर बुरी तरह से जा गिरी और दर्द से तड़पने लगी। तुमने मेरे साथ क्या किया? उसकी आवाज में भय और अविश्वास झलक रहा था। वह अनगिनत अजीब ठंडी इच्छाओं को अपनी आत्मा पर बेतहाशा हमला करते हुए महसूस कर सकती थी, जो इस शरीर पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो अनगिनत चींटियां उसके दिमाग को नोच रही हों। जो हुआई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीज़र को काबू में किया, कुछ कदम आगे बढ़ाए और जमीन पर लौट रही लड़की की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से एक ऐसी दहाड़ मारी जो पूरे आंगन में गूंज उठी। नेत्सुम रिंको, मुझे पता है कि आप मुझे सुन सकते हैं। तुम्हारा मौका आ गया है। अब समय आ गया है कि आप अपने शरीर पर अपना अधिकार वापस पा लें। अंधकार से भरी हुई आंखें सीज़र पर टकटकी लगाए हुए थी। इसमें द्वेष और प्राचीन क्रोध आपस में गुथे हुए हैं और जलते रहते हैं। ये बेकार है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसकी दयनीय इच्छाशक्ति मेरा सामना कर पाएगी? वह बस एक साधारण 12 साल की लड़की है, कमजोर, कायर और मूर्ख। उसकी आत्मा कागज की एक पतली शीट की तरह थी जो जरा से स्पर्श से भी फट सकती थी। जो हुआई ने सीज़र को नियंत्रित किया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस दूसरे व्यक्ति को ठंडी निगाहों से घूरता रहा, मानो वह किसी उछलते कूदते जोकर को देख रहा हो। ओह, अगर ऐसा है तो इतने सालों तक आप इस छोटी बच्ची के शरीर पर पूरी तरह से अधिकार क्यों नहीं कर पाए? ये स्वीकार करते हैं, इस छोटी बच्ची की इच्छाशक्ति आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत है। अध्याय 447 नात्सुमे रिन का संकल्प। जो हुआई के शब्द एक तीखे कांटे की तरह थे, जिन्होंने यंग इनमान की सबसे अहंकारी नस को सटीक रूप से भेद दिया। नात्सुमे रिन की काली आंखों में लाल रोशनी बेतहाशा झिलमिला रही थी। उसने सीज़र को टकटकी लगाकर देखा। उसका प्राचीन और विषैला क्रोध लगभग साकार हो उठा था। क्या किसी नश्वर मनुष्य की इच्छाशक्ति मेरी इच्छाशक्ति से तुलना करने का साहस रखती है? उनकी कर्कश अस्पष्ट आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि मैं उसे कैसे धीरे धीरे कुचलकर पूरी तरह से खा जाता हूँ। उसके बोलने से पहले ही नात्सुमे रिंको के शरीर में ऊर्जा एक बार फिर से बढ़ गई। हालांकि यह आक्रोश अंदर से कुछ खोखला सा प्रतीत हुआ। उसके शरीर के अंदर छिपे लगभग 1 दर्जन परजीवी सबसे लालची जोंक की तरह उस अपार शक्ति को तेजी से अवशोषित कर रहे थे। यंग इनमान के चेहरे के भाव और भी गंभीर होते गए। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति अभूतपूर्व गति से कम होती जा रही है। धिक्कार है इन कीड़ों पर। उसने इन परजीवियों को भगाने के लिए संसाधनों को जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण जो हुआई की मानसिक उत्तेजना ने उसे प्रेरित किया। अनगिनत अव्यवस्थित और मिश्रित विचार परजीवी के मानसिक संपर्क के माध्यम से ज्वार की लहर की तरह उसकी चेतना में उमड़ पड़े। वह जिनकी सामूहिक इच्छा थी, निर्मम, अराजक और केवल भक्षण करने की सबसे आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित। यंग इनमान की आत्मा बुरी तरह कांप उठी। उसे अपना अधिकांश ध्यान इस मानसिक प्रदूषण का प्रतिरोध करने में लगाना पड़ा। एक के उठने पर दूसरा गिर जाता है। नात्सुमे रिन से संबंधित उसकी आत्मा की गहराई में दबी हुई धुंधली रोशनी तीव्र रूप से टिमटिमाने लगी। मौका। जो हुआई की आंखें सिकुड़ गईं। नेत्सुम रिंको। अब उसकी आवाज बिजली की तरह थी, जो लड़की की आत्मा की गहराई में गूंज उठी। नात्सुमे रिंको का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा के भाव दिखाई दिए। इस नाजुक शरीर के भीतर 2 बिल्कुल विपरीत इच्छाओं के बीच सबसे क्रूर लड़ाई शुरू हो गई। मुझे जाने दो। सिसकियों से रुंधी हुई, कांपती हुई एक कोमल आवाज लड़की के गले से निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये नात्सुमे रिन की आवाज थी। हार मान लो, रिंजो। एक ही आवाज फिर भी 2 बिल्कुल अलग अलग स्वर व्यक्त करती हुई। एक क्षण पहले ये यंग इनमान का प्रलोभन और अधिकार से भरा हुआ प्रेरक आत्मसमर्पण था। ये दुनिया आपकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर है। केवल मैं ही आपकी बेहतर रक्षा कर सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यदि तुम प्रतिरोध छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें शाश्वत जीवन और सर्वोच्च महिमा प्रदान करूंगा। अगले ही पल वह आवाज नात्सुमे रिन की कमजोर आंसू भरी विनती में बदल गई। नहीं, मत करो, कृपया मेरे शरीर को छोड़ दो। यंग इनमान का धैर्य मानो समाप्त हो चुका था। ना समझ लड़की, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने बड़े आशीर्वाद को ठुकरा रही हो। तू कुतिया, अरे तुच्छ चींटी, तुझे मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का क्या अधिकार है? यंग इनमान की आवाज तीखी और कर्कश हो गई, मानो उसे चींटियों द्वारा उकसाए जाने का क्रोध सता रहा हो। उसने एक बार फिर अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि वह सीधे के टुकड़े टुकड़े कर सके। हालांकि शरीर के अंदर छिपे लगभग 1 दर्जन विदेशी परजीवी हड्डियों से चिपके रहने वाले सबसे जिद्दी कीड़ों की तरह होते हैं। वे उसकी ऊर्जा के केंद्र से मजबूती से जुड़े हुए थे और उससे निकलने वाली शक्ति के हर अंश को तेजी से अवशोषित कर रहे थे। प्रत्येक बार भोजन ग्रहण करने के साथ ही एक तीव्र मानसिक उत्तेजना उत्पन्न होती थी, मानो कोई लोहे की सुई यंग इनमान की अभिमानी आत्मा को भेद रही हो। असहनीय दर्द ने उसे लगभग पागल कर दिया था। सीज़र को नियंत्रित कर रहे जो हुआई ने अपनी बाहें मुड़ी और इस शानदार स्किज़ोफ्रेनिया को बड़े चाव से देखा। उन्होंने फिर कहा, नात्सुमे रिंजो, क्या तुमने मुझे सुना? उसने कहा कि तुम एक चींटी हो। उसने कहा कि तुम एक चरित्रहीन औरत हो। क्या तुम बस खड़े होकर उसे तुम्हारा शरीर ले जाते और तुम्हारे अस्तित्व को मिटाते हुए देखते रहोगे? जो हुआई द्वारा बोला गया हर शब्द एक भारी हथौड़े की तरह था जो नात्सुमे रिंको की कोमल आत्मा पर प्रहार कर रहा था। नहीं नहीं, नात्सुमे रिन की आवाज बेबसी से कांप रही थी। मैं उसे हरा नहीं सकती। यंग इनमान ने दिल खोलकर ठहाका लगाया। उसकी हंसी में तिरस्कार और व्यंग्य भरा हुआ था। हा, क्या तुमने सुना? उसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को दूसरों के मामलों में दखल क्यों देना चाहिए? उसने अपना क्रोध एक बार फिर जो हुआई की ओर मोड़ा। उसकी आवाज में द्वेष भरा हुआ था। एक बार जब मैं इस शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लूंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। जो हुआई ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। हाँ, तो मुझे डर है कि आपको निराशा होगी। उसने लड़की की आंखों में देखा जो दर्द और संघर्ष से भरी हुई थी और धीरे धीरे और सोच समझकर बोला, नात्सुमे रिंजो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम मरना क्यों नहीं चाहते? तुम्हारा जीवन दुख से भरा है। तुम्हारे पिता दुर्व्यवहार करते हैं, तुम्हारी मां जुआरी है और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खिलौने जैसा व्यवहार करता है। क्या आपके लिए जीना ही एक प्रकार की यातना नहीं है? क्यों न हार मान लो और अपना शरीर उसे सौंप दो और सब कुछ खत्म कर दो। ये सवाल बिजली की तरह कौंधा और नात्सुमे रिन की आत्मा में गहराई तक गूंज उठा। हाँ, क्यों? मुझे इतना कष्टदायी जीवन क्यों जीना पड़ रहा है?
अगर मैं हार मान लूं तो क्या मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा? भ्रम की एक घटना ने यंग यिनमान को एक अवसर प्रदान किया। उसकी प्रबल इच्छाशक्ति बाढ़ की तरह जो अपने किनारों को तोड़कर बह निकलती है, पल भर में हावी हो गई। नात्सुमे रिन की आंखों में बची हुई स्पष्टता की आखिरी झलक भी अंतहीन अंधेरे में समा जाने वाली थी। बस यही यंग यिनमान की आवाज मोह थी, सो जाओ और तुम्हें फिर कभी दर्द नहीं होगा। लेकिन तभी जो हुआई की आवाज एक बार फिर गूंज उठी, मानो सुबह की घंटी और शाम के ढोल की आवाज हो। क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी उम्मीद है, क्योंकि तुमने अभी तक इस दुनिया की असली खूबसूरती नहीं देखी है। तुमने कभी सुंदर पोशाक नहीं पहनी, कभी स्वादिष्ट केक नहीं खाया, कभी समुद्र तट पर नहीं गई और कभी आतिशबाजी नहीं देखी। तुम्हारा जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है। क्या तुम इसे इस तरह खत्म करने को तैयार हो? क्या आप इसे स्वीकार करने को तैयार हैं? जो हुआई द्वारा मानसिक शक्ति से बोले गए अंतिम 3 शब्द लड़की के दिमाग में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठे। नात्सुमे रिनको की चेतना, जो डूबने ही वाली थी, अचानक कांप उठी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जीने की वह इच्छा तेज हवा से उड़ने वाली जंगली घास की तरह हठपूर्वक एक बार फिर से उठा बैठी। यंग यिनमान ने सदमे और गुस्से से चीख मारी, चुप रहो। वह महसूस कर सकती थी कि प्रतिरोध करने की इच्छाशक्ति, जो लगभग न के बराबर कमजोर हो गई थी, अविश्वसनीय गति से फिर से संगठित और मजबूत हो रही थी। शरीर के अंदर मौजूद परजीवी विशाल और अनियंत्रित ऊर्जा को लालच से निगलते हुए आनंदित फुकार रहे थे। पिछली लड़ाई के कारण यंग यिनमान की शक्ति पहले ही काफी हद तक कम हो चुकी थी। अब परजीवियों द्वारा तेजी से अवशोषित किए जाने के कारण उसके लाभ खतरनाक दर से गायब हो रहे हैं। वह पूरी तरह से घबरा गई। अरे लड़की, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके शरीर के भीतर हिंसक ऊर्जा बेकाबू होकर उमड़ रही थी, जिससे नात्सुमे रिनको का शरीर फटने वाले गुब्बारे जैसा लग रहा था। उसकी त्वचा के नीचे रक्तवाहिकाएं फूल रही थीं और काली दरारें एक बार फिर फैल रही थीं। लेकिन इस बार नात्सुमे रिनको न तो रोई और न ही गिड़गिड़ाई। उसकी आत्मा की गहराई से अभूतपूर्व साहस का संचार हुआ। नहीं, खून के धब्बों से सने उस छोटे से मुंह से एक धीमी लेकिन अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट आवाज निकली, जिसे बाहर निकलना चाहिए वो तुम हो। यंग यिनमान की इच्छाशक्ति अचानक रुक गई, मानो उस पर किसी भारी हथौड़े से प्रहार किया गया हो। क्या कहा तूने? रिन की आवाज अभी भी धीमी थी, लेकिन यह अनंत अंधकार को भेदती हुई तारों की रोशनी की तरह थी, जिसमें एक अटूट लचीलापन था। बड़ी मुश्किल से उसने उन शब्दों को एक एक करके बोला जो इतने लंबे समय से उसके दिल में अटे हुए थे। क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। अंतिम 5 शब्दों ने मानो उसकी सारी शक्ति समाप्त कर दी हो, फिर भी वे चिंगारियों की तरह थे जिन्होंने मैदान में आग लगा दी। अब एक विचार के साथ जो हुआई ने लगभग 1 दर्जन परजीवियों की चूसने की शक्ति को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया। पहले से ही कमजोर यंग यिनमान इस अचानक मानसिक आघात और ऊर्जा की कमी के कारण इस क्षण उसकी इच्छाशक्ति की रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई। नहीं, आंगन में एक तीखी आक्रोश भरी चीख गूंज उठी। सीढ़ी की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई, कमजोर होती गई और अंत में पूरी तरह से गायब हो गई। नात्सुमे रिनको से निकलने वाली ठंडी हिंसक आभा घटे ज्वार की तरह बिना किसी निशान के गायब हो गई। लड़की की आंखें, जो अंधकार से भरी हुई थी, अपनी मूल चमक को पुनः प्राप्त कर ली। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और पास ही खड़ी उस आकृति को देखा जो बिल्कुल उसके भाई जैसी दिखती थी। उन्होंने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान प्रकट की। भाई, लगता है हम सफल हो गए। इतना कहने के बाद उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह बेहोश हो गया। जो हुआई ने सीज़े की आकृति को नियंत्रित करते हुए पलक झपकते ही उसे प्रकट कर दिया और समय रहते उसके सामने आकर उसके कोमल शरीर को अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया। उस नन्ही बच्ची का शरीर बहुत हल्का था, पंख जितना हल्का। वह सीज़े की बाहों में शांति से लेटी रही, उसकी सांसें स्थिर थीं और वह गहरी नींद में सो गई। अध्याय 448 आत्मा का जादूगर। जो हुआई ने बेहोश पड़ी नात्सुमे रिन को देखा। इस समय वह घावों से भरी हुई थी। हर घाव से लगातार खून बह रहा था, जिससे उसके पतले कपड़े भयावह तरीके से भीग रहे थे। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, रंगहीन हो गया था। उसकी चोटें दिखने में जितनी गंभीर थी, उससे कहीं अधिक गंभीर थी। उस भीषण ऊर्जा के प्रभाव से उसके आंतरिक अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये जितनी हवा बाहर निकाल रहा है, उससे कहीं अधिक हवा अंदर ले रहा है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को समय पर उपचार न मिले तो संभवतः वह 2 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। हालांकि जो हुआई को लगा कि यह छोटी लड़की वास्तव में जीवित रहने के लिए ही बनी है। उस क्षण से जो हुआई ने छोटी बच्ची के सिर के ऊपर एक चमकदार लाल पट्टी देखी। स्वास्थ्य पट्टी पेशेवरों और आम लोगों के बीच सबसे मूलभूत अंतर हेल्थ बार की मौजूदगी या गैर मौजूदगी है। आम लोगों के पास हेल्थ बार नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि नात्सुमे रिनको ने न केवल सफलतापूर्वक अपना शरीर वापस पा लिया, बल्कि उसे यंग यिनमान का पेशा भी विरासत में मिला। स्वास्थ्य अंक 41/312। प्रारंभिक स्वास्थ्य अंक 300 से अधिक हैं। यंग यिनमान का पेशेवर दर्जा निश्चित रूप से कम नहीं है। ये कम से कम एसएस रैंक का है। इस दृष्टि से देखा जाए तो नात्सुमे रिनको ने दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल दिया। हालांकि इस संघर्ष में सबसे बड़ा विजेता वास्तव में सीज़े था। वे यंग यिनमान के हिंसक हो जाने पर निकलने वाली अपार ऊर्जा को अवशोषित करने पर निर्भर थे। सीज़े का स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ाकर 25 कर दिया गया था। महज एक दिन में एसएस स्तर के पेशेवर को 3 स्तरों की पदोन्नति मिली। 25वें स्तर पर पहुंचने पर सीज़े द्वारा सैनिक भरिंगों के अंडे से बच्चे निकलने की गति दोगुनी हो जाती है। पहले प्रति सेकंड एक ही अंडा फूटता था, अब प्रति सेकंड 2 अंडे से बच्चे निकल रहे हैं। पहले वे प्रतिदिन 86,400 चूजों को से सकते थे, लेकिन ये संख्या दोगुनी होकर 172,800 हो गई। इसके अलावा रॉक स्पिरिट ब्रूडेम प्रतिदिन 30,000 से अधिक चूजों को सेती है। सीज़े के पास एक ही दिन में लगभग 200,000 भरिंग सैनिक हो सकते थे। ये सुधार मामूली नहीं है। जो हुआई ने सीज़े को नियंत्रित किया, भंडारण स्थान से सेना द्वारा विशेष रूप से आपूर्ति की गई उच्च श्रेणी की उपचार औषधि की एक बोतल निकाली, नात्सुमे रिन का मुंह खोला और उसे उसके गले में डाल दिया। दवा मुंह में जाते ही तुरंत पिघल गई और गर्म तरल की धारा में परिवर्तित हो गई। नात्सुमे रिन की स्वास्थ्य पट्टी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके शरीर पर मौजूद भयंकर घाव स्पष्ट गति से ठीक होने लगे। हालांकि वह जापान की रहने वाली थी, लेकिन जो हुआई उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके अलावा वह वर्तमान में दुनिया की सबसे कम उम्र की एसएस स्तरीय पेशेवर हैं। यदि उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो वे भविष्य में एक बड़ी संपत्ति साबित हो सकते हैं। ये दवा बहुत जल्दी असर करती है। कुछ ही देर बाद नात्सुमे रिन की लंबी पलकें फड़फड़ाईं और वह धीरे धीरे जाग गई। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी दृष्टि अभी भी थोड़ी धुंधली थी। जब पीले रंग से रंगे बालों वाला और कुछ हद तक शरारती अंदाज वाला वह चेहरा नजर आया। मुझे पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर उसने सीज़े की बाहों से नीचे उतरने के लिए संघर्ष किया और बिना किसी झिझक के उसके घुटने लड़खड़ा गए और वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उसने सीज़े के सामने 3 बार प्रणाम किया और उसका माथा एक धीमी सी आवाज के साथ कठोर जमीन से टकराया। धन्यवाद भाई, मुझे बचाने के लिए। लड़की की आवाज अभी भी कुछ कमजोर थी, लेकिन असाधारण रूप से स्पष्ट थी। आज से नात्सुमे रिन आपकी सेविका बनने को तैयार है। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। जो हुआई ने मन ही मन सोचा।
ये लड़की बेहद बुद्धिमान है। वे परिस्थितियों का आकलन करने में अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। हमेशा ये स्पष्ट रूप से जान ले कि आपको किसके सहारे पर निर्भर रहना चाहिए। उनमें जीवित रहने की इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल थी। उसकी निगाहों में उसके प्रति एक नया सम्मान झलक रहा था। उठना, चीजें को नियंत्रित करते हुए जो हुआई ने शांत स्वर में बात की। निर्देशानुसार नात्सु में रिंको सिर झुकाए खड़ी हो गई। उसके हाथ घबराहट से अपने कपड़ों के किनारे को पकड़े हुए थे, मानो कोई कैदी सजा की प्रतीक्षा कर रहा हो। जो हुआई का चेहरा गंभीर हो गया। आपने कहा था कि आप मेरा पीछा करना चाहते हैं। अगर मुझे पूरे सेकुरा देश को नष्ट भी करना पड़े तो क्या तुम तब भी मेरा साथ देने को तैयार होगे? बिना किसी झिझक के नात्सु में रिंको ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। मैं करता हूँ। उसका जवाब दृढ़ था। इस देश ने, इस भूमि ने उसे केवल अंतहीन पीड़ा और निराशा ही दी। उसे जरा भी पछतावा नहीं था। जो हुआई मुस्कुराया। तो फिर अब से तुम मेरे लिए काम करोगे? ये सुनकर नात्सु में रिंग की सारी ताकत पल भर में खत्म हो गई और उसका तनावग्रस्त शरीर अचानक शिथिल हो गया। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैल गई। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ इसमें एक अनोखा आकर्षण है। जो हुआई ने सबसे पहले अपना फोन निकाला और शिनिचिरो नाकामुरा को फोन करके उनसे रहने के लिए एक नई जगह का इंतजाम करने को कहा। आखिरकार यहाँ के अधिकांश घर नष्ट हो चुके हैं। ये सब करने के बाद उसने फिर से नात्सु में रिंको की ओर देखा। मुझे इसके बारे में बताओ। आपको सफलतापूर्वक नौकरी बदल लेनी चाहिए थी। आपका पेशा क्या है? आपका पद क्या है? नात्सु में रिंजो ने बिना किसी संकोच के सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अपने स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, मेरा पेशा यह है। वह कुछ देर रुकी, मानो अपने दिमाग में नई जानकारी को समझने की कोशिश कर रही हो। आध्यात्मिक जादूगर, एसएस रैंक का पेशा। जो हुआई ने एक ऐसा भाव प्रकट किया जिससे लगा, मुझे पता था। ये सचमुच एसएस रैंक का है। किन राजवंश की राजकुमारी यंग यिमान अपने जीवन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली एसएस स्तरीय पेशेवर रही होंगी। दुर्भाग्यवश वह बदकिस्मत था और जब उसने पुनर्जन्म लेने की इच्छा जताई तो उसका सामना स्वयं से ही हुआ। वह बस बदकिस्मत थी। तभी दूर से इंजन की एक तेज गर्जना सुनाई दी। एक काली लिमोजीन गली के प्रवेश द्वार पर रुकी। कार का दरवाजा खुला और शिनिचिरो नाकामुरा तेजी से बाहर निकल आए। उसने आंगन में हुई तबाही को एक नजर में देख लिया, लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाए और उसके चेहरे पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं झलक रहा था। वह तेजी से जो हुआई के पास गई और झुककर उन्हें प्रणाम किया। मेरे नाथ। उनकी आवाज सम्मानजनक थी और उनका हाव भाव विनम्र था। जब अनजाने में उसकी नजर जो हुआई की बाहों में मौजूद लड़की पर पड़ी तो उसका चेहरा एक पल के लिए थमसा गया। काबुकिचो में ताकुमा मियामोतो की पिटाई करने वाली रहस्यमयी लड़की, जिसकी अब पूरे शहर को तलाश है। शिनिचिरो नाकामुरा ने उसका वांछित पोस्टर और डार्क वेब पर वायरल हुआ वह लड़ाई का वीडियो देखा था। कहा जाता है कि 12 साल की उम्र में ही वह एक बेहद प्रभावशाली पेशेवर बन चुकी थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस लड़की ने पूरे ताकामागाहारा में हलचल मचा दी थी, वह वास्तव में उसके सामने जीवित और स्वस्थ प्रकट होगी। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि उसका अपने स्वामी के साथ एक असामान्य संबंध है। शिनिचिरो नाकामुरा के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए, लेकिन उसने तुरंत अपनी सारी जिज्ञासा और संदेह को दबा दिया। भगवान के मामलों के बारे में पूछना उनका काम नहीं है। जो हुआई ने उसकी ओर देखा और सीधे आदेश दिया, मुझे रहने के लिए एक नई जगह चाहिए। शिनिचिरो नाकामुरा ने तुरंत सिर झुकाया। उनके स्वर में क्षमा का भाव था। यह मेरी गलती थी महोदया। मेरे पास कुछ खाली संपत्तियां हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश शहर के केंद्र में हैं, जहां बहुत अधिक लोग और बहुत अधिक ध्यान रहता है, जो शांति और सुकून की आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। जो हुआई चुपचाप उसके बोलने का इंतजार करता रहा। कुछ देर सोचने के बाद शिनिचिरो नाकामुरा ने एक साहसिक सुझाव दिया। यदि महाराज को कोई आपत्ति न हो तो ओमिया परिवार के विला क्षेत्र में क्यों न ठहरें? वहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है, जिससे बाहरी लोगों का प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा वातावरण शांत और सुकून भरा है और आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे अधीनस्थ कर्मचारी भी कार्य दिवसों में वहीं रहते हैं। ये सुझाव बिल्कुल वही था जो हुआई सुनना चाहता था। उसने जो हुआई के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा और अपनी आवाज को और भी धीमा कर दिया। हालांकि अपने कारनामों को छुपाने के लिए हमें आपको परेशान करने की आवश्यकता पड़ सकती है मेरे स्वामी। तुम मेरे नए नियुक्त नौकरों में से एक के रूप में भेष बदल सकते हो। गलतफहमी पैदा होने के डर से शिनिचिरो नाकामुरा ने तुरंत इसमें अपनी बात जोड़ दी। मेरा आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। बस इस तरह से आपके पास विला क्षेत्र में आने जाने के लिए सबसे वैध पहचान होगी और इससे आपको किसी को शक हुए बिना गुप्त रूप से काम करने में भी आसानी होगी। जो हुआई ने उसकी ओर एक नजर डाली। ये शिनिचिरो नाकामुरा वास्तव में मेरी सोच से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। वह स्वाभाविक रूप से एक दानव गुलाम की वफादारी के बारे में चिंता नहीं करेगा। अच्छा विचार। जो हुआई ने शांत भाव से 3 शब्द कहे। शिनिचिरो नाकामुरा स्पष्ट रूप से तनाव मुक्त हो गए और उनके चेहरे के भाव और भी शांत हो गए। वह तुरंत आगे बढ़ा और उत्सुकता से जो हुआई के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। मेरे स्वामी कृपया। अध्याय 449 उजागर सफेद तितली। शिनिचिरो नाकामुरा की काली सेडान कार चुपचाप एक शांत इलाके में प्रवेश कर गई। यह ओमिया परिवार के विला जिले ताकामागाहारा का केंद्र है। सड़क के दोनों किनारों पर प्राचीन चेरी के पेड़ आधुनिक निगरानी कैमरों के साथ लगे हुए हैं, जो एक विचित्र सामंजस्य का निर्माण करते हैं। हवा में एक अदृश्य दबाव व्याप्त था, मानो अंतरिक्ष के हर इंच पर बारीकी से नजर रखी जा रही हो। कुछ ही देर में वाहन एक विशाल विला के सामने रुक गया। यह विला जापान की विशिष्ट शास्त्रीय शैली में बना है, जिसमें ऊपर की ओर मुड़ी हुई छतें और एक गहरा आंगन है। लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि दीवारों को बनाने वाली सामग्री में एक ठंडी धात्विक चमक है और खिड़कियों की ग्रिल लकड़ी की नहीं बल्कि किसी अज्ञात मिश्र धातु की बनी है, जिन पर बारीक नक्काशी की गई है। ये स्थान एक निवास स्थान भी है और अकेला भी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, पारंपरिक बटले की पोशाक पहने एक अधेड़ उनका व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए आगे आया। वह लंबा और सीधा खड़ा था, उसके बाल करीने से कंघी किए हुए थे और हालांकि उसके चेहरे पर सम्मानजनक मुस्कान थी, उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। युवा स्वामी, आप आज बहुत जल्दी लौट आए हैं। शिनिचिरो नाकामुरा ने सिर हिलाया, एक तरफ मुड़ा और इसे जो हुआई से परिचित कराया। ये मेरे बटलर तदावा हेजी हैं। वह 20 साल से अधिक समय से मेरे साथ है और भरोसेमंद है। जो हुआई की निगाहें एक पल के लिए तियान ज़ेपिंगज़ी पर टिक गईं। ये बटलर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह कम से कम 40वें स्तर का है और उसका व्यक्तित्व शांत और संयमित है। वह एक उस्ताद है। इसके बाद शिनिचिरो नाकामुरा ने जो हुआई और इनको नात्सुम की ओर इशारा करते हुए हेजी तदावा की ओर रुख किया। ये दोनों मेरे दोस्त हैं। उन्होंने जानबूझकर मित्र शब्द के उच्चारण पर जोर दिया। आज से वे यहीं रहेंगे और आपको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा आप मेरे साथ करते हैं। ताजावा हेजी की निगाहें बिना किसी तिरस्कार के जो हुआई और नात्सुम रिंको पर पड़ी। इसके विपरीत उनका सम्मान और भी बढ़ गया। शिनिचिरो नाकामुरा कुछ देर रुके, फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली। लेकिन बाहरी लोगों से बस इतना कह देना कि वे मेरे नए नियुक्त नौकर हैं। क्या तुम समझ रहे हो? हेजी ताजावा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। इस अहंकारी युवा स्वामी द्वारा इतनी गंभीरता से मित्र कहलाना, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए इस तरीके का भी इस्तेमाल किया, यह एक अजीब अनुभव था।
ये दोनों व्यक्ति निश्चित रूप से साधारण चरित्र वाले नहीं हैं। बिना किसी झिझक के उन्होंने तुरंत झुककर गहरा प्रणाम किया। जी हाँ युवा स्वामी, मैं समझ गया। उनका व्यवहार शिनिचिरो नाकामुरा से पहले किए गए अभिवादन की तुलना में और भी अधिक विनम्र था। समूह विला में प्रवेश कर गया। बाहर स्थित लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी जर्जर झोपड़ी की तुलना में यह स्थान किसी दूसरी दुनिया जैसा था। प्रवेश कक्ष की छत की ऊंचाई लगभग 10 मीटर है और फर्श काले संगमरमर के एक ही टुकड़े से बना है जो इतना चमकदार है कि प्रकाश को परावर्तित करता है। वातावरण में चंदन और अज्ञात फूलों की मिश्रित मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। गलियारे में प्रसिद्ध कलाकारों की सुलेख और चित्रकारी की गई है जिनमें से प्रत्येक अमूल्य है। प्राकृतिक दृश्यों से सजी एक स्क्रीन को पार करते हुए आप एक विशाल जापानी उद्यान में प्रवेश करते हैं। एक शुष्क भूदृश्य उद्यान, काई से ढके पत्थर और एक अनोखे आकार का 100 साल पुराना काला चीड़ का पेड़ शांति से खड़ा है। हर छोटी से छोटी चीज में सहज विलासिता और गहरी सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलती है। नत्सुमे रिन जो हुआई के पीछे पीछे चल रही थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिज्ञासा और विस्मय से भरी हुई थी। उसका छोटा हाथ सहज रूप से जो हुआई के कपड़ों को पकड़ लिया, मानो केवल इसी तरह वह इस स्वप्न स्थान में वास्तविकता का आभास पा सकती थी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा था। ये महल टेलीविजन पर देखे गए महल से भी कहीं अधिक भव्य था। शिनिचिरो नाकामुरा स्वयं उन दोनों को एक लंबे गलियारे से होते हुए एक अलग अतिथि प्रांगण तक ले गए। महाराज, आप और मिस रिन को फिलहाल यहीं ठहरेंगे। ये जगह मेरे मुख्य शयन कक्ष से जुड़ी हुई है, लेकिन यह अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, इसलिए कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। ये गेस्ट हाउस भी उतनी ही खूबसूरती से सजाया गया है। शोजी का दरवाजा खोलते ही आपको एक छोटा निजी गर्म पानी का झरना मिलेगा। शिनिचिरो नाकामुरा अभी अभी अपने आवास में व्यवस्थित हुए थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक एक अत्यावश्यक फोन की घंटी बजी। उसने अपना फोन निकाला और जैसे ही उसने कॉल आईडी देखी, उसके चेहरे पर मौजूद सुकून भरी मुस्कान गंभीरता में बदल गई। वह एक तरफ हट गया और आदरपूर्वक फोन का जवाब दिया। अध्यापक, मुझे नहीं पता कि फोन के दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा। शिनिचिरो नाकामुरा का चेहरा और भी गंभीर होता गया और उसने अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली। हाँ, मैं समझ गया, मैं अभी आ रहा हूँ। जो हुआई की इंद्रियां अविश्वसनीय रूप से तेज थी, उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? शिनिचिरो नाकामुरा ने गहरी सांस ली, तेजी से जो हुआई के पास गए और अपनी आवाज धीमी कर ली। ये शिक्षक का फोन कॉल है। मेरे शिक्षक ने मुझे तुरंत वहां जाने, दिव्य शिल्पकार के हृदय के सभी प्रमुख शिष्यों को इकट्ठा करने और जल्दी से हथियारों का एक बैच तैयार करने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि ओमिया परिवार जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। नाकामुरा ने जो हुआई को विदाई दी। मेरे स्वामी, मुझे पहले वहां जाना होगा। संभवतः वह अगले कुछ दिनों तक वापस नहीं आएगा। उन्होंने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या आपको यहाँ से जाना हो तो बस तियानजे को बता दीजिए, वो आपके लिए सब कुछ संभाल लेगा। जो हुआई ने सिर हिलाया और नाकामुरा शिनिचिरो को जल्दी से जाते हुए देखा। जैसा कि नाकामुरा ने कहा, राजावा हेजी नाम का बट अपने काम में काफी चौकस था। जैसे ही नाकामुरा वहां से निकले, उन्होंने कई नौकरानियों को निर्देश दिया कि वे एक के बाद एक कई बेहतरीन व्यंजन लेकर आएं। भोजन की प्रचुरता इतनी अधिक थी कि नात्सुमे रिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। चीनी मिट्टी के छोटे छोटे कटोरे से गर्म भाप उठती है, जो अपने साथ भोजन की मोहक सुगंध लेकर आती है। सुनहरे भूरे रंग का और कुरकुरा टेम्परा, जिसमें कोमल झींगा मछली का मांस भरा हुआ है। बेहतरीन गुणवत्ता वाले वाग्यू बीफ साशिमी को टिड्डे के पंखों की तरह पतला काटा जाता है और गुलाबी मांस पर बर्फ के टुकड़ों जैसे संगमरमरी पैटर्न बने होते हैं। और फिर वहाँ एक प्राचीन मिट्टी के कटोरे में परोसा गया सी अर्चिन राइस है। चावल का हर दाना मोटा और चमकदार है, जो सुनहरे सी अर्चिन सॉस से समान रूप से लिपटा हुआ है। यह शायद उसके जीवन में पहली बार था जब उसने इतना शानदार भोजन देखा था। उस नन्ही बच्ची ने पहली बार अपनी मासूमियत का परिचय दिया। उसने ध्यान से अपनी चॉपस्टिक उठाई, टेम्पुरा का एक टुकड़ा लिया और धीरे से उसे खाया। इसका कुरकुरा बाहरी आवरण आपके दांतों के बीच चटकता है, जिससे एक कुरकुरी आवाज आती है। इसके बाद झींगा मछली के मांस की कोमल मिठास आती है। उसकी आंखें पल भर में चमक उठी, मानो उनमें तारों की रोशनी फूट पड़ी हो। वह बड़े चाव से खाने लगी, हरने वाले का बड़े चाव से आनंद ले रही थी, मानो कोई पवित्र अनुष्ठान कर रही हो। खाना खाते समय उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे और कटोरे में टपकने लगे। उसने उसे पूछा नहीं, वह लगातार अपने मुंह में चावल ठूंसता रहा, चबाता रहा और साथ ही रोता भी रहा। वास्तव में जिंदा रहना अच्छा है। सीजा एक तरफ चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। उसे स्वाभाविक रूप से खाने की जरूरत नहीं होती। जो हुआई ने इसे पहले भी आजमाया था, लेकिन जब उसने अपने क्लोन के साथ खाया तो उसे ज्यादा स्वाद महसूस नहीं हुआ। स्वाद कलिकाएं सच्ची भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती, इसलिए खाना चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, उसे वह फीका ही लगता था। उसने लड़की के संतुष्ट लेकिन दुखी चेहरे को देखा, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला। दुनिया ऐसी ही है, कुछ लोग बादलों में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य लोग खाने के एक निवाले के लिए कीचड़ में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। वह अपने भौतिक शरीर में वापस लौटने और अपनी अगली सुबह की शिफ्ट पर जाने की तैयारी कर रहा था। जापान में स्थिति पहले से ही शांत है और कुजो और ओमिया परिवारों के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई है। आगामी मुकाबले का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए उन्हें जल्दी आराम करने और अच्छी तरह से विश्राम करने की आवश्यकता है। हालांकि जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, जो हुआई रुक गया। उसने अपनी आंखें फिर से खोली, उसकी निगाहें और भी तीखी हो गईं। अभी मेरे द्वारा भेजे गए सूचना प्रेमियों ने, जो पूरे टोक्यो में फैल गए थे, एक वीडियो प्रसारित किया। हमारी खूबसूरत सफेद तितली श्रीमती मायदा का शिकार किया जा रहा है। अध्याय 450 सातो। इस दृश्य में श्रीमती मायदा मुख्य सड़क से दूर एक अंधेरी गली से गुजर रही हैं। उसका कभी सुरुचिपूर्ण दिखने वाला किमोनो अवतार तार और जर्जर हो चुका था। उसके कपड़ों का एक कोना किसी धारदार हथियार से फट गया था और वह कीचड़ और खून से सना हुआ था। उसकी गोरी बांह पर एक गहरा, हड्डी को उजागर करने वाला घाव था, जिससे खून बह रहा था और उसकी सादी आस्तीन का एक बड़ा हिस्सा लाल रंग से रंग गया था। दूर से भूतों जैसी कई आकृतियां चुपचाप गली के दोनों सिरों से आगे बढ़ रही थीं। उनके कदम हल्के थे, उनकी हरकतें समन्वित और एकजुट थीं, मानो अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिकारी कुत्तों का एक झुंड अपने शिकार को घेर रहा हो। जो हुआई ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। इस सफेद तितली का शिकार क्यों किया जा रहा था? क्या गुप्तचर की पहचान उजागर हो गई है या अन्य कारणों से? सहकर्मी होने के नाते जो हुआई स्वाभाविक रूप से चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। उसने मन ही मन भरी, लगता है कि आज भी मुझे सुबह की शिफ्ट से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। जो हुआई ने सीज़र को खड़ा होने के लिए उकसाया। उसने भोजन का आनंद ले रहे नात्सुमे रिन की ओर मुड़कर देखा और कहा, थोड़ा आराम करो। नात्सुमे रिन को पहले तो अचंभित रह गई, फिर अचानक थोड़ी घबरा गई। उसने सहज ही अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया और सीज़र की पतलून का पांव पकड़ लिया। गुरुजी, आप कहाँ जा रहे हैं? उसे इस बात का एहसास नहीं था कि नात्सुमे रिन पहले ही इस रहस्यमय व्यक्ति पर निर्भरता की भावना विकसित कर चुकी थी। वह बहुत चिंतित थी। उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि उसका मालिक उसे यहाँ अकेला छोड़ देगा और फिर कभी उसकी परवाह नहीं करेगा।
जो हुआई अपने कदमों पर रुक गया। उसने लड़की की आंखों की ओर देखा, जो भय और बेचैनी से भरी हुई थी, और उसने अपनी आवाज को नम कर लिया। मैं कुछ काम निपटाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इसी विला में ठहरिए और इधर-उधर मत भटकिए। ये सुनकर नातू में रिंको ने न केवल उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसे और भी कसकर पकड़ लिया। उसने हिम्मत जुटाई, अपना सिर उठाया और अपनी आंखों में थोड़ी सी विनती और उम्मीद लिए उसकी ओर देखा। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मैं अब एक पेशेवर हूँ और मैं अपने गुरु की मदद कर सकता हूँ। जो हुआई उसकी उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति को देखकर हंसे बिना नहीं रह सका, मानो वह खुद को साबित करने की कोशिश कर रही हो। जब तुम और मजबूत हो जाओगे तब इस बारे में बात करेंगे। ये सुनकर नात्सुमे रिंको का चेहरा असामान्य रूप से गंभीर हो गया। उसने अपनी पकड़ ढीली की, एक कदम पीछे हटी और जो हुआई को प्रणाम किया। उसका छोटा सा शरीर एकदम सीधा खड़ा था। गुरुजी, मैं भविष्य में निश्चित रूप से बहुत बलवान बनूंगा। उसके गंभीर चेहरे को देखकर जो हुआई के दिल में थोड़ी हलचल मच गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। उस छोटी बच्ची के बाल बहुत मुलायम थे और उनमें हल्की सी खुशबू थी। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा काम जारी रखें। इतना कहने के बाद वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका। पीछे मुड़ो और एक कदम आगे बढ़ाओ। वे बटुए के साथ विला से चले गए। रात के समय ताकामागाहारा लगातार बूंदाबांदी की चपेट में था। मायदा हानाई ठंडी दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी और भारी सांसें ले रही थी। खून की कमी से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और उसकी बांह पर गहरा, हड्डी तक दिखने वाला घाव असहनीय दर्द से जल रहा था। बारिश के पानी से उसके माथे पर बिखरे हुए बाल भीग गए थे, जो उसके पीले गालों से चिपके हुए थे, जिससे वह अस्त-व्यस्त दिख रही थी। गली के दोनों सिरों पर 5 अंधेरे आकृतियों ने उसके भागने के सभी रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिए थे। वे धैर्यवान शिकारी कुत्तों के झुंड की तरह थे, जो चुपचाप अपना घेरा कसते जा रहे थे। समूह के मुखिया अधेड़ उम्र के व्यक्ति अंधेरे से बाहर निकले। मायदा हानाई की थकी हरी सूरत देखकर उसके चेहरे पर दिल दहला देने वाली पीड़ा के भाव उभर आए। उसका नाम मायदा ताइकावा है, जो यामागुची गुमी गिरोह का वर्तमान नेता है। वह मायदा हानाई के पति भी थे। हुआ जी, तुम महान शिया साम्राज्य के लिए जासूस क्यों हो? उसकी आवाज कांप रही थी, विश्वासघात के दर्द से भरी हुई थी। क्यों? मुझे जवाब दो। मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह ईमानदार रहा हूं और तुमने मुझे इस तरह धोखा दिया है। मेरा दिल सचमुच टूट गया है। मायदा हानाई ने उसके अतिरंजित प्रदर्शन को देखा और उसे एक ठंडी, उपहास भरी मुस्कान दी। कोशिश मत करो। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह किसी चाकू की तरह थी जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचा देती थी। तुम्हारा पाखंडी रवैया मुझे घृणास्पद लगता है। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। अगर थरी माउथर्स गैंग के सदस्यों को पता चल जाए कि उनका सम्मानित नेता वास्तव में एक समलैंगिक है जो केवल पुरुषों में रुचि रखता है, तो मुझे आश्चर्य है कि उनकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। मायदा ताइकावा के चेहरे पर मौजूद दो पल भर में जम गया, फिर अपने रहस्य के उजागर होने के गुस्से भरे भाव में बदल गया। उसने उसे गुस्से से घूरा, उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वह उसे जिंदा ही निगल जाना चाहता हो। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। हुआ जी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो और शायद मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार करूँ। आप श्रीमती मायदा के रूप में अपना नाम बरकरार रख सकती हैं। मायदा हानाई ने मुंह भरकर खून से सनी लाल जमीन पर थूक दी। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मायदा ताइकावा का धैर्य पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह एक कदम पीछे हटा, अपने आदमियों को हाथ हिलाकर इशारा किया और बिल्कुल भावहीन स्वर में बोला, उसे मार। 5 काली आकृतियां तुरंत हिल उठी। भूखे भेड़ियों की तरह जो अपने शिकार का पीछा करते हैं, वे अलग अलग कोनों से थकी हुई मायदा हानाई पर झपटे। मायदा हानाई ने दांत पीसते हुए अपने केमोनो की आस्तीन से एक चमकदार छोटी तलवार निकाली। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ी और सीधे उन 2 लोगों की ओर चल पड़ी जिन्होंने सबसे पहले उस पर हमला किया था। बरसात की रात में छोटी सी तलवार ने एक टेढ़ा मेढ़ा चाप बनाया और सीधे एक आदमी के गले पर निशाना साधा। उस व्यक्ति ने अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया दी, एक तरफ हटकर तेजी से अपनी कटाना तलवार नीचे की ओर चलाई। मायदा हानाई नीचे झुक गई, उसकी छोटी सी तलवार ऊपर की ओर चमक उठी और उसने उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के पेट में घुसा दिया। पफ, ताजा खून तेजी से बाहर निकला, लेकिन उसी समय एक और हमला हो गया। तेज रोशनी की एक चमक दिखाई दी, जिससे मायदा हानाई के पैर पर एक नया घाव हो गया। असहनीय दर्द के कारण वह लड़खड़ा गई और लगभग घुटनों के बल गिर पड़ी। वह किसी तरह सीधी खड़ी रहने में कामयाब रही। उसने अपने सामने खड़े उस आदमी को लात मारी जिसे सीने में चाकू मारा गया था और उस गति का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर लुढ़क गई, जिससे अस्थायी रूप से उनके बीच दूरी बन गई। शहरी युद्ध उनकी विशेषज्ञता थी। हालांकि खून की कमी और उसकी ताकत के क्षीण होने के कारण उसके लिए हर हरकत बेहद भारी हो गई थी। बाकी बचे 4 लोगों ने उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और उसे फिर से घेर लिया। तलवारों की चमक और तीक्ष्ण तलवारों की खड़खड़ाहट संकरी गली में मौत का जाल बुनती है। मायदा हानाई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दूसरे व्यक्ति को गिरा दिया। उसे इसकी कीमत पीठ पर एक जोरदार प्रहार के रूप में चुकानी पड़ी, जिससे वह आगे की ओर लुढ़ककर जमीन पर गिर पड़ी। कीचड़ से मिला बारिश का पानी उसके चेहरे पर छिड़क गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसके पीठ पर जोर से पैर पटका और उसे जमीन पर गिरा दिया। मायदा ताइकावा धीरे-धीरे उसके पास गया और उसे नीचे की ओर देखने लगा। मैंने तुमसे कहा था, तुमने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। उसने अपने हाथ में कटाना तलवार उठाई, जिसकी धार धुंधली रोशनी में ठंडी चमक रही थी। मायदा हानाई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। हालांकि अपेक्षित असहनीय दर्द नहीं हुआ। बरसात की रात में एक तीखी, चुभने वाली धातुई ध्वनि गूंज उठी। खनक। मायदा हानाई ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी जानकारी के बिना ही उसके सामने एक आकृति प्रकट हो गई। उस व्यक्ति ने काले रंग का ट्रेंच कोट और सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसके हाथ में एक लंबी पतली कटाना तलवार थी, जिसकी धार ने मायदा ताइकावा के लगभग अपरिहार्य हमले को सहजता से रोक दिया। बारिश की बूंदें उसके बालों पर पड़ रही थी, लेकिन इसे उसके शांत और संयमित स्वभाव पर जरा भी असर नहीं पड़ा। आप। मायदा हानाई की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। तुम यहाँ क्यों हो? जो व्यक्ति आया, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि शांत भाव से मुस्कुराया और उसकी आवाज मधुर थी। मिस हुआ जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारे जोखिम उठाए हैं। अब जब तुम मुसीबत में हो, तो मैं चुपचाप खड़ा रहकर कुछ ऐसे कर सकता हूँ। गली का माहौल पल भर में जम गया। बाकी बचे 2 हत्यारे पूरी तरह सतर्क थे और अचानक प्रकट हुए उस व्यक्ति को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। मायदा ताइकावा का चेहरा मायदा हानाई के चेहरे से भी ज्यादा हैरान था। उसने उस परिचित चेहरे को देखा, उस खास सोने के फ्रेम वाले चश्मे को देखा और उसकी आवाज बदल गई। ये तुम कैसे हो सकते हो?
अध्याय 451 सब कुछ मेरी पसंद था। मायदा ताइकावा की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने उस चेहरे को ध्यान से देखा, उसकी आवाज सदमे से भरी हुई थी। सातो, बारिश तेज होती जा रही थी। मायदा ताइकावा के सख्त चेहरे पर बारिश का पानी ठंडे पसीने के साथ बह रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा होकर गद्दार को बचाने वाला व्यक्ति वास्तव में शिनिची सातो था। वह आदमी जो थरी माउथस गैंग में हमेशा उसके पीछे पीछे चलता था, सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए और देखने में सभ्य और सुसंस्कृत लगता था। वह अधीनस्थ जिसने उसे सलाह दी, अनगिनत कठिन कार्यों को संभाला और जो उसका सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ था। सातो, तुम्हारा क्या मतलब है? मायदा ताइकावा की आवाज कांप रही थी, विश्वासघात के गुस्से से भरी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी महान शिया साम्राज्य से हों? शिनिची सातो ने अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया, जिसके लेंस प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उसने जवाब नहीं दिया, उनके शांत चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बारिश में वहीं खड़ा रहा, हाथ में चाकू पकड़े हुए, बिना एक शब्द बोले। ये चुप्पी मौन सहमति है। मायदा ताइकावा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल निचोड़ा जा रहा हो और वह गुस्से से जल रहा था। ठीक है, ठीक है। वह गुस्से में हंसा, उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। आप सब मुझे मूर्ख समझते हैं। वह एक कदम पीछे हटा और अपने बचे हुए दो आदमियों पर चिल्लाया। तुम वहां किस लिए खड़े हो? उसे मार डालो, उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। दोनों हत्यारों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने आदेश का पालन किया। एक धीमी सी गुर्राहट के साथ उन्होंने अपनी समुराई तलवारें बाएं और दाएं से लहराईं और एक सरसराहट की आवाज के साथ सातो शिनिची की ओर दौड़ पड़े। मायदा हानाई का दिल बैठ गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों में तेज दर्द के कारण वह वापस कीचड़ में गिर गई। श्री सातो प्रकट हुए, लेकिन वे महज एक रणनीतिकार थे। भला वे इन दो पेशेवर हथियारों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? हालांकि अगले ही पल जो हुआ, उससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। दो तलवारें उसकी ओर आती देख शिनिची सातो जरा भी नहीं हिला। वह बस थोड़ा सा एक तरफ मुड़ गया। उसके बगल में गिरी बारिश की बूंदें पल भर में पानी के पर्दे में तब्दील हो गईं। क्लैंग क्लैंग, दो स्पष्ट ध्वनियां। दरअसल समुराई की दोनों तलवारें पानी के पतले पर्दे से अवरुद्ध हो गई थीं। ब्लेड एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। दोनों हथियारों के चेहरे खौफ से भरे हुए थे। ये किस प्रकार की क्षमता है? उनके पास सोचने का समय नहीं था। सातो शिनिची ने एक चाल चली। बारिश में उसकी आकृति इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि वह बस एक धुंधली सी छवि बनकर रह गई। मायदा हानाई को केवल पानी की एक झलक दिखाई दी। पफ! हमलावरों में से एक की गर्दन पर खून की एक लकीर तेजी से फैल गई। उसने अपना गला पकड़ लिया, अविश्वास भरी निगाहों से सातो को देखा और गिर पड़ा। दूसरा हत्यारा भयभीत हो गया और सहज रूप से पीछे हटने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके पैरों के नीचे जमा पानी अचानक एक हाथ में बदल गया, जिसने उसकी टखने को पकड़ लिया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह आगे की ओर गिर गया। उसका सामना सातो शिनिची की निर्मम तलवार से हुआ। चाकू की नोक उसकी पीठ को भेदते हुए उसकी छाती से बाहर निकल आई। स्वच्छ और कुशल, खून तेजी से निकला, लेकिन बारिश की वजह से वह बह गया। ये पूरी प्रक्रिया एक ही पल में घटित हो जाती है। गली में फिर से सन्नाटा छा गया। अब केवल बारिश की आवाज और मायदा ताइकावा की भारी सांसें ही सुनाई दे रही थीं। वह दोनों शवों के बीच खड़े शिनिची सातो को हैरानी से देखता रहा। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। तत्काल मारा। दो पेशेवर हथियारे, दोनों 30 या उससे अधिक स्तर के, उसके हाथों पल भर में मारे गए। वह कैसे संभव है? शिनिची सातो ने यामागुची गिरोह में हमेशा रणनीतिकार की भूमिका निभाई है। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। सभी लोग सोचते थे कि वह एक अच्छे दिमाग वाला साधारण व्यक्ति है। पर अब मायदा ताइकावा को अपने पैरों के तलवों में एक से हरन-सी महसूस हुई। ये भरोसेमंद साथी जो 5 साल से उनके साथ था, उन्हें सलाह और रणनीतियां देता आ रहा था। उनकी ताकत खौफनाक है। तुम कौन हो? मायदा ताइकावा की आवाज में भय झलक रहा था। सातो शिनिची ने धीरे से अपनी तलवार उठाई, जिसकी नोक उसकी ओर थी। बारिश का पानी ब्लेड से नीचे फिसल गया। वह चुप कर रहा। लेकिन उन चश्मों के पीछे की आंखें ऐसी लग रही थीं मानो किसी मृत व्यक्ति को देख रही हों। उस नजरिए को देखकर मायदा ताइकावा गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सांको गिरोह का सरगना और ताकामागाहारा अंडरवर्ल्ड का सरगना है। आप अपने अधीनस्थ से कैसे डर सकते हैं? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। मायदा ताइकावा दहाड़ा और आगे की ओर दौड़ा। उसके पैरों तले जमीन कांप उठी और वह तोप के गोले की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी कटाना तलवार जबरदस्त ताकत से नीचे की ओर वार करती हुई गई। इस प्रहार के साथ उसने क्रोध के आवेश में आकर उस गद्दार को 2 टुकड़ों में काटने का निश्चय कर लिया। इस हमले का सामना करते हुए, हालांकि सातो शिनिची की प्रतिक्रिया काफी सामान्य थी। उसने अपना बायां हाथ उठाया, उसकी 5 उंगलियां फैली हुई थीं। बारिश का पानी फिर से इकट्ठा हो गया। इस बार यह एक तीव्र गति से घूमने वाली जल ढाल में बदल गया। बूम! ब्लेड पानी की ढाल से टकराया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। भूकंप की लहर बाहर की ओर फैल गई, जिससे गली के दोनों ओर की दीवारों में दरारें पड़ गईं। मायदा ताइकावा ने तलवार से आने वाली जबरदस्त ताकत को महसूस किया, जिससे उनके हाथ में तेज दर्द हुआ और वे लगभग कटाना को गिराने ही वाले थे। शिनिची सातो स्थिर, गतिहीन खड़ा रहा। मायदा ताइकावा की आंखों में खौफ की एक झलक दिखाई दी। उसकी शक्ति इतनी आसानी से निष्क्रिय हो गई। बिना एक पल भी सोचे उसने उस गति का उपयोग करते हुए आधा कदम पीछे हट गया, अपनी तलवार को वार करने की बजाय प्रहार करने में बदल दिया और सीधे सातो के दिल पर निशाना साधा। ये वार बहुत तेज और बेरहम था। हालांकि एक विचित्र दृश्य सामने आया। जैसे ही तलवार सातो के शरीर को छूने वाली थी, सातो की छाती बहते हुए तरल के एक कुंड में बदल गई। मायदा ताइकावा की तलवार सीधे उसके आर पार हो गई। शरीर में चाकू लगने का कोई एहसास नहीं हुआ। यह पानी को छेदने जैसा है। मायदा ताइकावा की पुतलियां सिकुड़कर बिंदु जैसी हो गईं। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसका चाकू सातो शिनिची की पिघली हुई छाती को भेद गया। ये किस तरह का राक्षस है? उसने अपनी तलवार निकालकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सातो शिनिची के होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसकी पिघली हुई छाती अचानक सिकुड़ गई और उसने मायदा ताइकावा के चाकू को कसकर पकड़ लिया। उसी समय उसने अपनी कटाना को एक मुश्किल कोण पर ऊपर की ओर घुमाया। फूफ! खून के छींटे पड़े हुए थे। मायदा ताइकावा का दाहिना हाथ, जिसमें तलवार थी, कंधे से कट गया। आह! बरसात की रात में दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठीं।
मायदा ताइकावा ने अपनी कटी हुई बांह को पकड़ लिया और पीछे हट गया। उसका चेहरा दर्द और डर से भरा हुआ था। सातो शिनिची की छाती को देखकर, जो अब अपनी मूल स्थिति में बहाल हो चुकी थी, उसे लगा कि दुनिया के बारे में उसकी समझ पूरी तरह से उलट गई है। जल प्रकार का तलवारबाज, शरीर को जल तत्व में समाहित करना, कितनी भयानक क्षमता है। ठीक तभी गली के प्रवेश द्वार से कदमों की एक श्रृंखला की गूंज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद सायरन की तीखी आवाज सुनाई दी। मालिक, बॉस, आप ठीक हैं ना? सांको गिरोह के दर्जनों सदस्य गली के दोनों छोर से अंदर घुस आए। जब उन्होंने गली में भयावह दृश्य देखा और गिरोह के सरगना को बिना हाथ के देखा, तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने देखा कि गिरोह के सरगना का सामना कौन कर रहा है, तो उनके चेहरे के भाव और भी दिलचस्प हो गए। श्री सातो, ये तुम कैसे हो सकते हो? इसके तुरंत बाद काले रंग की लड़ाकू वर्दी पहने गश्ती दल के दस्ते मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत निकास मार्गों को बंद कर दिया और सर्चलाइट की किरणें बारिश को चीरते हुए उस क्षेत्र को इस तरह रोशन कर गई मानो वह दिन का उजाला हो। सातो शिनिची को अपने आसपास के दुश्मन दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उसने अपनी चाकू म्यान में रखी, मायदा हानाई के पास गया, अपना ट्रेंच कोट उतारा और उसे उसके कंधों पर डाल दिया। मायदा हानाई ने उसकी ओर देखा, उसके होंठ हल्के से हिले। मुझे खेद है श्रीमान सातो, यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया है। सातो शिनिची ने हाथ बढ़ाकर उसे उठने में मदद की। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उसने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। कृपया ऐसा मत कहिए, सब कुछ मेरी अपनी पसंद थी। अध्याय 452, मेरी पंक्तियां चुराना। गश्ती दल की घेराबंदी के भीतर भीड़ स्वतः ही रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई। काले रंग का ट्रेंच कोट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसने छाते का इस्तेमाल नहीं किया और ठंडी बारिश से उसके करीने से कंघी किए हुए बाल भीग गए। वह शिनिची सातो के सामने रुक गया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। मैं इतने सालों से तुम्हारी जांच कर रहा हूं और आखिरकार तुमने गलती कर ही दी। ग्रेट शिया साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट जासूस, मैंने आपकी तस्वीर लेने के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। उनकी निगाहें शिनिची सातो पर पड़ी, जो गहन अवलोकन और प्रशंसा से भरी हुई थी। लॉर्ड व्हाइट बटरफ्लाई, उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। नहीं, सटीक रूप से कहें तो आपका नाम तांग क्यूई होना चाहिए, है ना? सातो शिनिची, या यूं कहें कि तांगची के आमतौर पर भावहीन रहने वाले चेहरे पर आखिरकार एक हल्की सी हलचल दिखाई दी। उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भावहीनता से देखा। आप मरा नाम जानते हो? ऐसा लगता है कि ग्रेट शिया साम्राज्य में आपके मुखबिर पहले ही ग्रेट शिया सेना के उच्च कमान में घुसपैठ कर चुके हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठहाका लगाया, मानो उसने कोई मनोरंजक प्रशंसा सुनी हो। खुफिया काम करने का यही तरीका है, आप मुझ में घुसपैठ करते हैं और मैं आप में घुसपैठ करता हूं। हालांकि इस बार हमारे सेकुरा साम्राज्य की खुफिया जानकारी आपके महान शिया साम्राज्य से भी बेहतर है। थोड़ी सी चालाकी से हमने इस बड़ी मछली को पकड़ लिया। मध्यम आयु वर्ग के लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे अंदर ही अंदर काफी निराश होते हैं। दरअसल ग्रेट शिया साम्राज्य में सेकुरा साम्राज्य का खुफिया कार्य लंबे समय से ठप पड़ा था। अज्ञात कारणों से राजधानी में मौजूद उनके लगभग सभी जासूसों से एक ही दिन संपर्क टूट गया और उनके भाग्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। व्हाइट बटरफ्लाई मछली को पकड़ना ही उसके लिए अपनी इज्जत बचाने और गलती सुधारने का एकमात्र मौका था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने निरर्थक बातें करना बंद कर दिया और अचानक अपना हाथ हिलाया। उसकी आवाज ठंडी और तीखी थी। इन्हें जिंदा पकड़ो, हम उसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे सकते। उसके आदेश पर आसपास मौजूद गश्ती दल के सदस्य तुरंत हरकत में आ गए। अग्नि विमोचन, महान अग्निगोला तकनीक। निंजा के वेश में एक पेशेवर योद्धा ने तेजी से हाथ के इशारे बनाए, फिर अचानक अपना मुंह खोला और तांग क्यूई की ओर एक विशाल आग का गोला फेंका। तीव्र गर्मी के कारण रास्ते में बारिश का पानी तुरंत वाष्पित हो गया, जिससे सिजलिंग की आवाज आई। ढाल की मार, एक और बलवान व्यक्ति जिसके हाथ में एक विशाल ढाल थी, दहाड़ता हुआ टैंक की तरह आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ जमीन थोड़ी कांप रही थी, उसकी विशाल उपस्थिति भयावह थी। उसी समय हरे प्रकाश से चमकते हुए कई तीर चुपचाप अंधेरे कोने से निकले और चतुराई से तांग क्यूई के बचने के सभी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। हमले चारों दिशाओं से हो रहे थे, जिससे मौत लगभग निश्चित थी। हालांकि तांग क्यूई का शरीर एक अस्पष्ट तरीके से हिलने लगा। वह बस एक तरफ मुड़ा और बड़ी कुशलता से अपनी ओर आ रहे विशाल अग्निगोले से बच गया। आग का गोला उसके कपड़ों को छूते हुए पीछे की दीवार से टकराया और उसमें एक बड़ा झुलसा हुआ छेद कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को हल्के से छुआ और उसका शरीर एक भारहीन पत्ते की तरह पीछे की ओर तैरने लगा। भारी ढाल वाले योद्धा का हमला बाल बाल उसके पैरों के पास से गुजरा और वह सीधे दीवार से टकरा गया। जहां तक उन विषैले तीरों की बात है, वे उसके कपड़ों के किनारे को भी छू नहीं पाए। तांगची की हरकतें सहज और सुरुचिपूर्ण थीं, उनमें एक भी अनावश्यक हरकत नहीं थी। हर बचाव सटीक, बिल्कुल सटीक और सहजता से किया गया था। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था, बल्कि उसने सिर हिलाया और उसके होठों पर प्रशंसा की मुस्कान आ गई। उसकी ताकत वाकई बहुत अच्छी है। ग्रेट शिया साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट जासूस से यही उम्मीद थी। तांग क्यूई ने उसकी प्रशंसा को नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें तेजी से घेरे के चारों ओर घूम गईं, वह सबसे कमजोर कड़ी की तलाश कर रहा था। अब दोनों गश्ती दल के जवानों के बारी बारी से हमला करने के उस संक्षिप्त क्षण का फायदा उठाते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह थोड़ा लड़खड़ाया, अपने बगल में खड़ी मायदा हानाई को पकड़ा और उस खाई को पार करने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही वह घेराबंदी को तोड़कर आगे बढ़ने ही वाला था, एक भयानक तूफान अचानक बिना किसी चेतावनी के संकरी गली में आ पहुंचा। हवा चाकू की तरह थी, जो बारिश को चीरती हुई तेज सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। एक आकृति एक तूफान के साथ पलक झपकते ही तांग क्यूई के सामने आ गई, जिसकी गति इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से उसे देखना असंभव था। ये तो बहुत तेज है। तांग क्यूई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उस क्षण उसके शरीर के बाल खड़े हो गए। उसके पास केवल इतना ही समय था कि वह अपनी पूरी ताकत से मायदा हानाई को धक्का दे सके और साथ ही अपनी तलवार से वार को रोक सके। खटखट, धातु के आपस में टकराने की ध्वनि गूंज उठी। तलवार की धार से एक अदम्य शक्ति निकली और तांगची को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे कटाना लगभग उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। वह अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर गिर गया। वह आकृति लगातार हमलों की बौछार करते हुए उसका पीछा करती रही। पवन ब्लेड, पवन धक्के, पवन कोड़ा, आंधी तूफान जैसी असंख्य हमलों ने तांगची को पूरी तरह से घेर लिया।
वह संकरी गली सबसे घातक पिंजरा बन गई। तांग क्यूई ने अपनी चपलता का भरपूर प्रदर्शन करते हुए अभेद्य हमलों से बचते हुए और उनके बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन विरोधी टीम के हमले बहुत तेज और बहुत सघन थे। पफ, हवा के एक झोंके ने उसकी बांह को चीर दिया, जिससे खून की एक लकीर बन गई। इसके तुरंत बाद हवा के एक और झोंके ने उसके गाल को छूते हुए निकल गया, जिससे खून का एक हल्का धब्बा बन गया। तांग क्यूई ने अपने दांत भींचे, लेकिन उसकी आंखें शांत रहीं। उन्हें पता था कि उनका सामना एक सचमुच उच्च कोटि के विशेषज्ञ से हुआ है। इस स्तर के प्रतिद्वंद्वी के सामने केवल कौशल ही पर्याप्त नहीं होगा। उसने मौके का फायदा उठाया और अचानक अपने हाथ में मौजूद कटाना तलवार को फेंकते हुए सीधे प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर निशाना साधा। उस व्यक्ति ने बस अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और उस जानलेवा हमले से बच गया। लेकिन इसी संक्षिप्त विराम ने तांग क्यूई को अवसर प्रदान किया। उसने अपने पैरों से धक्का दिया, अपने शरीर को दीवार से सटाया और गली के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि वह आकृति उससे तेज थी। पीछे से सरसराहट की आवाज आई। तांग क्यूई के मन में खतरे की घंटी बज उठी। वह बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फुफ, किसी धारदार चाकू के मांस को भेदने की आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दाहिने कंधे से तेज चुभने वाला दर्द उठा। तांग क्यूई का शरीर एक जबरदस्त बल से खींचा और उसके पीछे की दीवार से जोर से टकरा गया। बूम, ईंटें और पत्थर चकनाचूर हो गए और मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। उसे कंधे से ही समुराई तलवार से दीवार पर जकड़ दिया गया था। ब्लेड के साथ ताजा खून तेजी से बहने लगा, जिससे उसका आधा शरीर जल्दी ही लाल हो गया। तांग क्यूई ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और आखिरकार दूसरे व्यक्ति का चेहरा देख पाया। वह कुछ हद तक आलसी दिखने वाला युवक था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें आधी खुली और आधी बंद थी, मानो वह कभी जागा ही न हो। उसने गश्ती दल की मानक वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उसके कपड़े खुले हुए थे, जिससे वह बेफिक्र प्रतीत हो रहा था। देखने में हानिरहित लगने वाले इस व्यक्ति की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। तांग क्यूई की आंखें सिकुड़ गईं और उसने दांत पीसते हुए मुश्किल से 3 शब्द कहे। हासेगावा पर्वत, एस रैंक श्रेणी स्टॉर्मकटर का स्तर 72 है। गश्ती दल में एक प्रसिद्ध दिग्गज पेशेवर। उसके इस कदम से तांग क्यूई को भी मौत का आभास हो गया। हासेगावा यामा ने जम्हाई ली, लापरवाही से तांग क्यूई से चिपकी हुई समुराई तलवार निकाली और खून का एक और बादल उड़ा दिया। उसने बेपरवाही से अपने चाकू से खून झाड़ दिया। उसका लहजा उदासीन था। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने झट से अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। गली में ही नतीजा तय हो चुका था। तांग क्यूई दीवार से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह सुन्न हो गया था। मायदा हानाई ने आश्चर्य से चीख मारी और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गश्ती दल के 2 सदस्यों ने उसे पकड़ लिया। इस छोटी सी दुनिया पर निराशा छा गई। लेकिन उस क्षण अचानक ऊपर वाली इमारत से एक युवक की आवाज आई, जिसमें मनोरंजन और असंतोष का भाव झलक रहा था। क्या हो रहा है? किसी ने मेरे डायलॉग चुरा लिए हैं। अचानक हुई उस आवाज से गली में मौजूद सभी लोग चौंक गए। उन्होंने सहज रूप से ऊपर की ओर देखा। मुझे बस ठंडी बरसात वाली रात ही दिखाई दे रही थी। कैजुअल कपड़ों में लिपटा हुआ और चमकीले पीले बालों वाला एक युवक छत के किनारे पर खड़ा था। वह मुस्कुराया। उसकी निगाहें भीड़ पर घूमती हुई तांग क्यूई और मायदा हानाई पर आकर टिक गईं। मुझे खेद है कि आपको देर हो गई। तांग क्यूई और मायदा हानाई उस चेहरे को घूरती रहीं। उनके भाव पल भर में जम गए, अविश्वास से भर गए। वह है भेष बदलने का उस्ताद। अध्याय 453, एक ही चाल में शत्रु को परास्त करना। गश्त दल के सदस्यों ने आश्चर्य से ऊपर देखा। बारिश में छत के किनारे पर खड़ा सुनहरे बालों वाला युवक इतना कमजोर लग रहा था, मानो हवा का एक झोंका उसे गिरा सकता हो। ये बच्चा कौन है? क्या तुम पागल हो? ऐसे समय में तुम्हारा चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? वे कौन है? इससे क्या फर्क पड़ता है? सबको गिरफ्तार करो। तांग क्यूई भी उतनी ही हैरान थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। परिवर्तन के देवता, ये सचमुच वही था। अपने काम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रेट शिया साम्राज्य के खुफिया एजेंटों ने हमेशा सिंगल लाइन संचार बनाए रखा है और क्रॉस लाइन संचार को सख्ती से प्रतिबंधित किया है। यह एक अटल नियम है। उसे लगा था कि आज रात उसकी निश्चित मृत्यु होगी। अप्रत्याशित रूप से ये रहस्यमय और निरंतर रूप बदलने वाला तारा देवता अचानक उन्हें बचाने के लिए प्रकट हुआ। लेकिन क्यों? उन्हें कैसे पता चला कि उनका पक्ष खतरे में है? वे इतनी जल्दी पहुंच गए। तांग क्यूई का दिमाग पूरी तरह से उथल-पुथल में था। अगर वह अभी जाए तो क्या बदल सकता है? ये है हासेगावा यामा, ताकामागाहारा पेट्रोल के एक दिग्गज, एक सच्चे एस क्लास पावर हाउस। मंत्री वेई लियाओ ने इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी सितारे की असली ताकत का कभी खुलासा नहीं किया है। क्या उसे वाकई भरोसा है कि वह उन दोनों को इस स्थिति से बचा सकता है? गली में अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में बदल गया। बहुत अच्छा, उन्होंने इतनी जल्दी ही एक सहयोगी को पकड़ लिया है। उसने अपना हाथ उठाया और लापरवाही से छत पर मौजूद जो हुआई की ओर इशारा किया। उसे भी गिरफ्तार करो। कई गश्ती दल के जवान शरारती मुस्कान के साथ अपना कदम उठाने के लिए तैयार थे। छत पर खड़े जो हुआई मुस्कुराए। उसने एक उंगली आगे बढ़ाई और धीरे से उसे हिलाया। अगले ही पल चारों ओर के अंधेरे से अचानक एक तीखी भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी तीखी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कान के पर्दे को भेद रही हो। वह कैसी आवाज थी? भीड़ ने आश्चर्य और अविश्वास से चारों ओर देखा। फिर उन्होंने उसे देखा। 1, 2, 10 अंधेरे से 100 से भी कम विचित्र भरिंग उड़ निकले, जिनके शरीर बिल्कुल काले थे और उनके खोल धातु जैसी चमक से जगमगा रहे थे। वे हवा में मंडरा रहे थे। बरसात की रात में उनकी लाल रंग की मिश्रित आंखें 100 मायावी परियों की तरह चमक रही थी। कीड़ा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं, फिर तिरस्कारपूर्ण ढंग से उपहास किया। कीड़ों को पालने वाला एक मामूली कौशल। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। लगभग 100 सैनिक भरिंग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बजाय वे लगभग 100 काले बिजली के बोल्ट में बदल गए, जो अलग अलग कोनों से भयानक गति से नीचे की ओर झपटा मार रहे थे। गलियों में बिखरे गश्ती दल के सदस्य ही निशाने पर थे। बूम, पहला सैनिक भरिंग एक भारी ढाल वाले योद्धा की ढाल से टकरा गया। वहां कोई रक्तपात या नरसंहार नहीं हुआ, केवल विस्फोट। एक भीषण विनाशकारी विस्फोट। तेज सफेद रोशनी ने पल भर में योद्धा को घेर लिया और एक जोरदार झटका बाहर की ओर फैल गया।
एक विशेष मिश्र धातु से बनी विशाल ढाल विस्फोट में कागज की तरह टुकड़े टुकड़े हो गई। भारी ढाल वाले योद्धा को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले ही वह उड़कर दूर जा गिरा। ये तो एक शुरुआत है। बूम 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 लगातार हो रहे विस्फोट सबसे तीव्र गड़गड़ाहट की तरह संकरी गली में भयानक रूप से गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी और कान फाड़ देने वाली गर्जना से भरी हुई हो। विस्फोट से गश्ती दल की पूरी संरचना पल भर में बिखर गई। चीख पुकार और विलाप की आवाजें विस्फोट की ध्वनि में पूरी तरह से दब गईं। कठोर जमीन गहरे गड्ढों में बदल गई और खून और मांस के टुकड़ों से मिला बारिश का पानी हर जगह फैल गया। बार बार हो रहे बम धमाकों के कारण गली के दोनों ओर की इमारतें दर्द से कराह रही थीं। दीवारें ढह गईं और कांच की खिड़कियां ओलों की तरह चकनाचूर होकर गिरने लगीं। अंततः बमबारी के एक और दौर में दोनों इमारतों की भार वहन करने वाली संरचनाएं पूरी तरह से ढह गईं। विशाल इमारत एक तरफ झुक गई और जबरदस्त ताकत के साथ ढह गई। पूरी तरह से सील की गई वह गली पल भर में खंडहर में बदल गई। बारिश की बूंदें टूटी हुई दीवारों और खंडहरों पर बह रही थीं और हवा में बारूद और खून की गंध फैली हुई थी। महज एक दौर की लड़ाई में उनकी सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित गश्ती दल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जो लोग बच गए वे सभी घायल थे, उनकी आंखों में किसी आपदा से बचने का डर साफ झलक रहा था। खंडहरों के बीच काले रंग का ट्रेंच कोट पहने अधेड़ उम्र का आदमी किसी तरह खड़ा हुआ। वह अपने सामने की हर चीज को अविश्वास से घूर रहा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से घबराहट झलक रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये बदलाव पल भर में हुआ, मानो कोई सपना हो। छत पर मौजूद युवक अभी भी सुरक्षित था। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है? क्या ये कोई गुप्त हथियार है जिसे महान शिया साम्राज्य इतने समय से छिपा कर रख रहा है? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अवचेतन रूप से हासेगावा पर्वत की ओर देखा, जो उसकी एकमात्र आशा थी। हासेगावा यामा ने अपना सिर उठाया और उसकी निगाहें ऊंची इमारत के शीर्ष पर खड़े सुनहरे बालों वाले युवक पर टिक गईं। उसकी आधी खुली आधी बंद आंखों में डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि वे एक अस्वस्थ उत्तेजना से जल रही थीं। दिलचस्प, हासेगावा ने धीरे से बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। उसने अचानक हाथ बढ़ाया, तांग क्यूई के कंधे में फंसी समुराई तलवार की मूठ को पकड़ा और उसे बलपूर्वक बाहर खींच लिया। पफ, ताजा खून फिर से बहने लगा। तांग क्यूई ने दबी हुई कराह निकाली। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह लगभग घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसके बगल में खड़ी मायदा हनाई ने उसे मजबूती से सहारा दिया। हासेगावा ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। पलक झपकते ही वह एक ऐसे तूफान में बदल गया जिसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था, और वह अपने साथ बारिश और कंकड़ लेकर उस ऊंची इमारत की ओर तेजी से बढ़ रहा था जहां सीजे मौजूद था। छत पर खड़े होकर जो हुआई तेजी से आते तूफान को देख रहा था, उसके चेहरे पर अब भी वही चंचल मुस्कान थी। वह हिला तक नहीं। ये सिर्फ एक विचार था। बस लगभग 1000 सैनिक भरिंग उसके पीछे अंधेरे से एक काले मौत के बादल की तरह निकले और तूफान की ओर झपटा मारा। हासेगावा यामा की आकृति हवा में तेज गति से आगे बढ़ी और अपने पीछे धुंधली छवियों की एक श्रृंखला छोड़ गई। उसने इसे सीधे तौर पर स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। अपनी एस क्लास ताकत के बावजूद भी वह इस तरह के आत्मघाती विस्फोट की शक्ति का सामना करने का साहस नहीं कर सका। वह आकृति आंधी में बह गई, लगातार हवा में चमकती और घूमती रही। उसकी हरकतें इतनी सुंदर थीं मानो वह चाकू की धार पर नाच रही हो। बूम बूम बूम, उसके चारों ओर प्रकाश के विस्फोटक गोले लगातार फटते रहे और हिंसक झटके हवा को चीरते हुए दृश्यमान लहरें पैदा कर रहे थे। लेकिन वह एक मायावी हवा की तरह था, जो विस्फोट से ठीक पहले हमेशा बाल बाल विस्फोट के केंद्र क्षेत्र से बच निकलने में कामयाब रहता था। महज कुछ ही सेकंड में वे सभी हजार भरिंग आतिशबाजी में बदल गए। हासेगावा यामा की आकृति हवा में फिर से प्रकट हुई। सदमे की लहर के कारण उसके कपड़ों में कुछ मामूली दरारें आने के अलावा वह पूरी तरह से सुरक्षित था। जो हुआई ने सराहना में ताली बजाई। अच्छा, आप 1000 भरिंगों से बच सकते हैं। उसने उस आदमी की ओर देखा जिसकी आंखें तेजी से कटर होती जा रही थीं और मुस्कुराते हुए पूछा, 10,000 का क्या होगा? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, भिनभिनाहट भिनभिनाहट भिनभिनाहट, चारों दिशाओं से काले रंग की एक तेज धारा आकाश की ओर उमड़ पड़ी। 10,000 सैनिक भरिंगों ने पूरे आकाश को ढक लिया। रात से भी अधिक घना एक काला बादल छा गया, जिसने उस क्षेत्र में प्रकाश की अंतिम झलक को पूरी तरह से निगल लिया। गली में जीवित बचे सभी लोग, जिनमें तांग क्यूई और मायदा हानाई भी शामिल थी, भय से ऊपर देखने लगे। वह क्या है? यह एक ऐसा दृश्य है जो ट्राइपोफोबिया से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को मौके पर ही पागल कर सकता है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़कर सुई की नोक के आकार की हो गईं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अध्याय 454, अदम्य शक्ति। यदि सैकड़ों सैनिक भरिंगों का आत्म विनाश अचानक कान बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट की तरह था, तो भी यह समझ के दायरे में था। इस समय 10,000 सैनिक भरिंगों द्वारा निर्मित काला बादल एक मौन दैवीय दंड है जो प्रलय के आगमन की घोषणा कर रहा है। गली में बच निकलने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, उसका मुंह अनजाने में खुल गया और उसके गले से एक कर्कश ध्वनि निकली, जैसे कोई फटी हुई दौड़कनी हो। वह क्या है? ये कीड़ों का झुंड नहीं है, यही तो मृत्यु है। यह एक जीवंत, सांस लेती हुई निराशा थी जिसने पूरे आकाश को निगल लिया था और प्रकाश की एक किरण को भी अंदर आने से रोक दिया था। तांग क्यूई और मायदा हानाई दोनों ने भयावह रात के आकाश की ओर देखा। उनके दिल उथल पुथल भरी भावनाओं से भरे हुए थे। क्या ये 100 रूपांतरणों वाले तारा स्वामी की असली शक्ति है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आत्मा से निकलने वाली कंपकंपी के विपरीत हासेगावा यामा की आधी खुली आंखें अब पूरी तरह से खुली हुई थीं। कोई डर नहीं था, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। उन आंखों में एक उन्मादी ज्वाला सी जल रही थी, एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलने का चरम उत्साह। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। हासेगावा यामा मुस्कुराया, जिससे उसके सफेद दांत दिखाई दिए। उसकी मुस्कान जंगली और भयावह थी। जो है सामने रखो, मुझे देखने दो कि तुम वास्तव में कितने मजबूत हो। उन्होंने निमंत्रण देने की पहल की। छत पर पहुंचकर जो हुआई की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्हें दृढ़ निश्चयी प्रतिद्वंद्वी पसंद हैं। दुर्भाग्यवश ईमानदारी परिणाम को नहीं बदल सकती। जैसी आपकी इच्छा। जो हुआई की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच गई। उसने धीमी आवाज में केवल एक शब्द कहा, जाना। भनभनाहट। आदेश मिलते ही निर्जीव काला बादल जीवित हो उठा। असंख्य कीड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट ने एक विनाशकारी धारा उत्पन्न कर दी, जिसने बरसात की रात की शांति को पल भर में भंग कर दिया।
आकाश से एक काली लहर नीचे उतरी, हवा और कोहरे की दीवार। हासेगावा यामा ने एक दहाड़ लगाई और अपनी कटाना को ऊपर की ओर घुमाया। उसके केंद्र से आसमान में एक स्पष्ट नीले रंग का बवंडर उड़ता हुआ दिखाई दिया। तेज हवाओं के झोंकों ने बारिश, मलबा और यहाँ तक कि खंडहरों के अवशेषों को भी उड़ा दिया, जिससे एक विशाल तूफान की दीवार बन गई जिसने आकाश और पृथ्वी को जोड़ दिया। बूम बूम बूम, भरिंगों की पहली लहर निडर होकर घूमती हुई पवन दीवार से टकरा गई। विस्फोट की रोशनी किसी तूफान में प्रज्वलित हुई अनगिनत चिंगारियों की तरह थी। लगातार गर्जना के बीच भीषण झटके वाली लहरें बवंडर द्वारा पूरी तरह से तितर-बितर कर दी गईं और बेअसर कर दी गईं। हासेगावा यामा तूफान के केंद्र में खड़ा था, उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे और उसके चेहरे पर घमंड का भाव था। बस इतना ही, जू हुआई ने मानो उसके मन की बात सुन ली और धीरे से मुस्कुरा दिया। ये तो एक शुरुआत है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आकाश में मौजूद कीड़ों के झुंड ने अपनी संरचना बदल ली। वे अब बेतरतीब ढंग से नीचे नहीं गिर रहे थे, बल्कि दर्जनों धाराओं में बंट गए थे, मानो जीवित काली धाराएं हों जो विशाल बवंडर पर सभी दिशाओं से और सभी प्रकार के पेचीदा कोनों से हमला कर रही थी। एक तलवार शैली, अराजक पवनवार। हासेगावा की आंखें सिकुड़ गईं और उसके हाथ में मौजूद कटाना धुंधली सी दिखने लगी। बवंडर से अनगिनत अर्धचंद्राकार नीले रंग के हवा के ब्लेड निकले, मानो किसी सबसे कुशल मांस पीसने वाली मशीन की तरह, जो हवा में ही पास आने की कोशिश करने वाले सभी भरिंग सैनिकों को चीर-फाड़ कर दे। विस्फोटों से निकली आग की लपटें उठती और गिरती रहीं, जिससे रात का आकाश रुक-रुक कर प्रकाश और छाया से जगमगा उठा। हासेगावा यामा की ताकत वाकई जबरदस्त है। वह एक अटूट चट्टान की तरह था, चाहे काली लहरें कितनी भी जोर से टकराएं, वह मजबूती से खड़ा रहता था। हालांकि जू हुआई ने जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। वह सीज़र को नियंत्रित कर रहा था, हाथ जेब में डाले हुए, मानो वह किसी ऐसी आतिशबाजी को देख रहा हो जिसका उसे कोई लेना देना नहीं था। इतना खराब भी नहीं, उनकी आवाज में टिप्पणी का हल्का सा भाव था। दुर्भाग्यवश आप हेयामा वाडा नहीं हैं। इसके अलावा वे अपने ही क्षेत्र को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। अभी के लिए इतना ही। हासेगावा यामा ने अपना मूल्यांकन नहीं सुना, लेकिन उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा खतरनाक दर से कम होती जा रही है। पवन अवरोधक को बनाए रखने के लिए प्रत्येक पवन ब्लेड को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन दूसरी तरफ के कीड़े मकोड़े अंतहीन प्रतीत होते थे। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें आ गई थीं और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। यह अब और नहीं चल सकता। हासेगावा की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक दिखाई दी। उसने अचानक पवन अवरोधक की सीमा कम कर दी और अपनी सारी शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दी। तुम्हें मार डालूंगा। उसने एक दहाड़ मारी और उसका पूरा शरीर नीले प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, मानो एक तेज तलवार आकाश को चीरती हुई कीड़ों के झुंड के लिए जबरदस्ती रास्ता खोल रही हो, जो सीधे छत पर मौजूद जू हुआई की ओर बढ़ रहे थे। उसने सही दांव लगाया। ये बुरा सपना तभी खत्म होगा जब उस गोरे बच्चे को मार दिया जाएगा। उसने भी गलत दांव लगाया था, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी सारी रक्षात्मक रणनीति को आक्रामक रणनीति में बदल दिया, उसी समय उसकी तरफ से एक घातक खामी उजागर हो गई। दर्जनों सैनिक भरिंग, खून की गंध सूंघने वाली शार्क की तरह इस अवसर का सटीक लाभ उठाने में जुट गए। वे हासेगावा के पूरी तरह से सघन सुरक्षात्मक विंडशील्ड के किनारे से सीधे गुजर गए। हासेगावा की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अच्छा नहीं है। वह छिपना चाहता था, लेकिन उसकी पुरानी ताकत खत्म हो चुकी थी और कोई नई ताकत पैदा नहीं हुई थी। बहुत देर हो चुकी है। धमाका। पहला विस्फोट उनके दाहिने कंधे पर हुआ। फिर दूसरी आवाज आई, फिर तीसरी आवाज। विस्फोट से निकलने वाली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। उफ! रात के आकाश में एक तीखी चीख गूंज उठी। हासेगावा यामा की आक्रमणकारी आकृति अचानक रुक गई और उसके चारों ओर मौजूद सुरक्षात्मक पवन कवच तुरंत ध्वस्त हो गया। विस्फोटों की श्रृंखला में चाकू को पकड़े हुए उसका पूरा दाहिना हाथ खून के धुंध के बादल में बदल गया। बची हुई शॉकवेव उसके सीने से टकराई, जिससे उसकी लड़ाकू वर्दी के टुकड़े टुकड़े हो गए और जली हुई त्वचा दिखाई देने लगी। वह टूटे पंखों वाले पक्षी की तरह बेबस होकर हवा में से नीचे गिर पड़ा, अपने पीछे घना धुआं छोड़ता हुआ। बूम! एक जोरदार धमाका। जमीन धंसकर कई मीटर व्यास का एक गड्ढा बन गई और मलबा चारों ओर बिखर गया। गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान को ढक लेने वाले कीड़ों के झुंड ने किसी समय अपना हमला रोक दिया था और अब वे चुपचाप हवा में मंडरा रहे थे, मानो अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। श्री हासेगावा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने एक तीखी चीख मारी और गहरे गड्ढे की ओर भागा। गड्ढे के तल पर हासेगावा खून से लथपथ था और बेहद अस्त-व्यस्त दिख रहा था। उसने जमीन पर खुद को सहारा देने के लिए अपने एकमात्र बचे हुए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया और उठने के लिए संघर्ष किया। उसकी आंखों में अब पहले जैसा जोश और उत्साह नहीं था, बल्कि किसी आपदा से बचने का डर और भाग जाने की सहज प्रवृत्ति थी। वह डरा हुआ था। वह सचमुच डरा हुआ था। हालांकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति से भी तेज गति से एक आकृति प्रकट हुई और उसने गड्ढे के किनारे को अवरुद्ध कर दिया। वह तांगची था। उसने गड्ढे की तलहटी में पड़े सड़े हुए मांस के ढेर को देखा। उसकी आंखें ठंडी पड़ गई थीं। हासेगावा ने ऊपर देखा और उस चेहरे को देखा। भय से उसकी पुतलियां फैल गईं। नहीं, मुझे मत मारो। उसने बड़ी मुश्किल से दया की भीख मांगी। तांग क्यूई चुप रही। उसने बस अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से हासेगावा यामा के चेहरे पर जोरदार लात मारी। टकराना, एक धीमी सी धमक। हासेगावा यामा का कभी सुंदर दिखने वाला चेहरा पल भर में मुरझा गया और वह एक लुढ़कते हुए पौधे की तरह गड्ढे के तल में वापस लुढ़क गया। जू हुआई का इरादा फिर से बताया गया। हवा में लटके हजारों भरिंगों को मानो किसी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। वे एक काले मौत के बवंडर में बदल गए, जो चुपचाप गहरे गड्ढे में समाते चले गए। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ। वहां केवल दांत पीसने जैसी हल्की चटकने की आवाजें आ रही थीं। एक पल के बाद पक्षियों का झुंड तितर-बितर हो गया और सीज़े के पीछे फिर से इकट्ठा हो गया। गड्ढा पूरी तरह से खाली था। झुलसी हुई काली पड़ी जमीन के अलावा हासेगावा पर्वत का कोई निशान नहीं मिलता। रात का एक कण भी शेष नहीं बचा था। अध्याय 455, सफेद तितली कौन है। ये लड़ाई 5 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो गई। बारिश की आवाज के अलावा गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। मायदा हानाई दीवार से टिककर खड़ी थी। बारिश का पानी उसके पीले चेहरे को भिगो रहा था, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। वह छत पर खड़ी सुनहरे बालों वाली आकृति को ध्यान से देखती रही। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। सब खत्म हो गया। बस इतना ही। ये है हासेगावा यामा, जो गश्ती दल में एक प्रसिद्ध एस रैंक के शक्तिशाली सदस्य हैं। परिणामस्वरूप प्रतिद्वंद्वी के कपड़ों के किनारे को छुए बिना ही उसकी तुरंत मौत हो गई।
कीड़ों के एक समूह ने इसे इतना खा लिया कि हड्डियों के टुकड़े भी नहीं बचे। तांग ची ने मुश्किल से सांस ली और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, सहारे के लिए दीवार का सहारा लिया। बारिश की बूंदें उसके दाहिने कंधे के घाव पर पड़ रही थी, जिससे चुभन वाला दर्द हो रहा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनकी आंखों में भी सदमे के भाव थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मंत्री वेई लियाओ सदाबहार तारा स्वामी का जिक्र करते समय हमेशा अधिक बोलने से कतराते प्रतीत होते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कभी दूसरे पक्ष की ताकत का खुलासा नहीं किया। यह ऐसी शक्ति है जो एस क्लास के किरदार के पास कभी नहीं हो सकती। वह स्वयं एक सेना है। नहीं, ये सेना से भी ज्यादा भयानक है। यह एक तरफा नरसंहार था। तांग क्यूई ने गहरी सांस ली, उसकी सांस बारिश और बारूद की ठंडी गंध से भर गई। ग्रेट जिया साम्राज्य का ये ड्रैगन निश्चित रूप से कम एसएस रैंक का है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इतना आत्मविश्वासी था कि उसने अकेले आकर मुझे बचाने का साहस किया। उनके पास क्षमता और उसे साबित करने का आत्मविश्वास है। बारिश और भी तेज होती गई, जिससे खंडहरों से गंदगी और खून की गंध धुल गई। जब एक दर्जन से अधिक गश्ती वाहन मौके पर पहुंचे, तब तक तीनों लोग गली से गायब हो चुके थे। वहां केवल मलबे का ढेर और बारिश में भीगकर मर चुके उस व्यक्ति का सूखा हुआ शव ही बचा था। गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे कप्तान का चेहरा सामने के दृश्य को देखकर पीला पड़ गया। जल्दी करो, घटनास्थल को सील कर दो, मुख्यालय को सूचना दें, श्री हसेगावा कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए हैं। ... आधे घंटे बाद खंडहरों के बाहर एक काली रंग की सेडान कार खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला और एक लंबा, गंभीर चेहरे वाला आदमी बाहर निकला। ये हेतियानपिंग शान है। उसने अपने आसपास मौजूद अराजक गश्ती दल के सदस्यों की अनदेखी की और सीधे अवरुद्ध गली में चला गया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसके आसपास की हवा भारी सी हो गई और उसे देखने वाले हर व्यक्ति ने सहज रूप से अपनी सांस रोक ली। हेतियानपिंग नीचे बैठ गया, थोड़ी सी जली हुई मिट्टी उठाई और उसे सूंघा। इसमें ऊर्जा का कोई अवशेष नहीं है। इसका प्रसंस्करण बहुत ही स्वच्छ तरीके से किया गया है। इसके बाद वह ममीकृत शव के पास गया और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। मृत्यु का तरीका विचित्र था, मानो किसी चीज ने पल भर में उसकी जीवन शक्ति छीन ली हो। उसकी निगाहें खंडहरों पर घूमती रहीं और उसने युद्ध के निशानों को गौर से देखा। दीवारों में बड़े बड़े छेद, जमीन में गहरे गड्ढे और हवा में फैली वह जानी पहचानी तीखी गंध। कीड़ों को तलने के बाद यही गंध रह जाती है। हेयामावाडा खड़ा हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस रात की यादें ताजा हो गईं। वह भयानक रानी की जिसने आकाश को ढक लिया, वह परमाणु विस्फोट के समान आत्मघाती हमला और मेरा अपना पौराणिक उपकरण ईश्वर का रक्षक जो टूटने ही वाला था। सभी सुराग एक ही कड़ी में जुड़ गए। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें एकदम ठंडी और निर्मल हो गईं। बारिश का पानी उसके सुगठित गालों से नीचे बह रहा था। ये वही कीड़े मकोड़ों को काबू करने वाला है। उसकी निगाहें तुरंत ठंडी पड़ गईं। अरे बेवकूफ, मैं तुम्हें कभी न कभी ढूंढ ही लूंगा। ... क्लिक करें। अंदर से एक साधारण सा दरवाजा धक्का देकर खोला गया। बत्तियां जल उठी, जिससे कमरे में छाया हुआ अंधकार दूर हो गया। जब मायदा हाना को लड़खड़ाते हुए अंदर आया तो तांग क्यूई ने उसे आधा सहारा दिया और आधा उठाकर ले गया। यह एक सामान्य स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसमें साधारण सा फर्नीचर है और ये थोड़ा पुराना भी है। हवा में धूल और पुरानी लकड़ी की हल्की सी गंध थी। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा यहाँ कोई भी अनावश्यक सजावट दिखाई नहीं देती है, जिससे यह एक ऐसे शो होम जैसा दिखता है जो लंबे समय से निर्जन रहा हो। दोनों पूरी तरह भीगे हुए थे। खून से सना बारिश का पानी उनके फटे हुए कपड़ों से टपक कर फर्श पर गिर रहा था, जिससे एक छोटा गहरा धब्बा बन गया था। मायदा हानाई का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था, होंठ नीले पड़ गए थे और उसकी चेतना कुछ धुंधली सी हो गई थी। वह तांग ची के सहारे ही खड़ी रह पाई थी। सीजर को नियंत्रित करते हुए जो हुआई ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। बिना कुछ कहे उसने अपने भंडारगृह से उच्च श्रेणी की उपचार औषधि की 2 बोतलें निकाली और मुझे सौंप दी। इसे पियो। तांग क्यूई ने दवा ली और धन्यवाद कहा। फिर उसने एक बोतल खोली और सावधानीपूर्वक उसे मायदा हानाई को पिलाया। फिर उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दूसरी बोतल का सारा पानी एक ही घूंट में पी गया। जो हुआई ने सीजर को खिड़की तक पहुंचाया, पर्दे का एक कोना हटाया और बाहर बरसात की रात का अवलोकन किया। क्या ये जगह सुरक्षित है? शरीर में गर्म औषधीय शक्ति फैल गई और तांग ची की सांसें काफी स्थिर हो गईं। उसके दाहिने कंधे पर स्थित घाव में झुनझुनी और खुजली महसूस हुई, जिससे संकेत मिला कि वह तेजी से ठीक हो रहा है। वह दीवार के सहारे झुक गया और गहरी सांस ली। जापान में मेरे पास मौजूद 300 से अधिक सुरक्षित घरों में से यह एक है, इसलिए यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। हालांकि हम बाद में भी स्थानांतरण जारी रखेंगे। ये कहने के बाद उसने सीजर की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्ची कृतज्ञता भरी हुई थी। सदा बदलने वाले तारामंडल के स्वामी, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। जो हुआई ने हाथ हिलाकर यह संकेत दिया कि उसे इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब सहकर्मी हैं, क्या इस तरह का व्यवहार करने वाले आप नहीं होने चाहिए? उनकी नजर सबसे पहले तांग क्यूई पर पड़ी, फिर उन्होंने मायदा हानाई को देखा, जिनके चेहरे के भाव धीरे धीरे सुधर रहे थे। दवा ने बहुत अच्छा काम किया। उसके हाथों और पैरों के घावों से खून बहना बंद हो गया था और उसकी सांसें लंबी और नियमित हो गई थी। जो हुआई मुस्कुराया और उन दोनों के बीच नजर घुमाई। तुम दोनों में से असली सफेद तितली कौन है? ये सुनकर तांग क्यूई थोड़ा अकड़ गया, फिर उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह जानता था कि दूसरे पक्ष की अप्रत्याशित ताकत को देखने के बाद किसी भी चीज को छिपाने का प्रयास मूर्खतापूर्ण होगा। उसने इसे छिपाना बंद कर दिया। सच कहें तो हम सब सफेद तितलियां हैं। सीजर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जिससे उसकी रुचि का भाव प्रकट हुआ। तांग क्यूई ने मायदा हानाई को एकमात्र सोफे पर बैठने में मदद की, जबकि वह खुद सोफे के आर्मरेस्ट से टिक गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया, मिस हुआजी ग्रेट शिया से नहीं, बल्कि चेरी ब्लॉसम की भूमि से हैं। पता नहीं क्यों, मिस हुआजी मेरे लिए काम कर रही हैं। इसलिए वह अक्सर ऐसे काम हाथ में लेती है जिनमें उसे सार्वजनिक नजरों में रहना पड़ता है। और मैं पर्दे के पीछे रहकर खुफिया जानकारी जुटाने और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। उसने क्षमाप्रार्थी भाव से जो हुआई की ओर देखा। स्टार लॉर्ड के साथ पहले से ईमानदार न होने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। जो हुआई की स्थिति समझ में आती है। दूसरे पक्ष को शुरू में मुझ पर भरोसा नहीं था और वे काफी सतर्क भी थे। इसीलिए उसने उससे संपर्क करने के लिए केवल मायदा हानाई को भेजा। यह एक परीक्षण है और साथ ही एक बैकअप योजना रखने का तरीका भी है।
मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि मैं गिरोह के सरगना की खूबसूरत और आकर्षक पत्नी पर इतना ध्यान केंद्रित था कि मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पीछे एक असली स्टॉक मैनिपुलेटर छिपा हुआ था। मैंने महान शिया साम्राज्य के इस सहकर्मी को कमा का जो हुआई के आश्चर्य के लिए तांग क्यूई ने माइदा हानाई को एक प्रमुख सदस्य के रूप में भर्ती किया और उसे इस तरह के गोपनीय खुफिया कार्यों में शामिल किया, भले ही वह जानता था कि वह जापान से थी। आज रात भी वह उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने को तैयार है। जो हुआई की निगाहें उन दोनों पर घूम पड़ी। तांग क्यूई धीरे धीरे माइदा हानाई के माथे पर बिखरे हुए गीले बालों को संवार रहा था। उसकी हरकतें बहुत हल्की थी और उसकी आंखों में कोमलता की एक हल्की सी झलक थी जो मुश्किल से ही दिखाई देती थी। माइदा हानाई चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं भरी हुई थी, कृतज्ञता, निर्भरता और कुछ और ही। इन दोनों व्यक्तियों के बीच का रिश्ता शायद सरल नहीं है। जब उनकी सांसें स्थिर हो गईं, तो आखिरकार उनके पीले चेहरों पर कुछ रौनक लौट आई। इसके बाद जो हुआई की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे बताओ, इस बार तुम लोग अचानक कैसे बेनकाब हो गए? अध्याय 456 खुली योजना। जो हुआई का मानना था कि तांग क्यूई उस तरह का लापरवाह व्यक्ति नहीं था। आखिरकार दूसरे पक्ष ने उसे जल्दबाजी में कार्रवाई न करने की चेतावनी दी थी। वह आसानी से अपने आप को प्रकट नहीं करता, तो इस बार उन्हें किसी बड़ी चीज का सामना करना पड़ा होगा। तांग क्यूई ने जो हुआई की निगाहों से बचते हुए इसके बजाय अपने बगल में बैठे माइदा हानागी के पीले चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी आवाज धीमी कर ली। हमें खुफिया जानकारी मिली है कि कुजो परिवार ने कल रात एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें उनके कई सबसे बड़े संघों को एक साथ लाया गया था। वह रुका, उसका चेहरा गंभीर हो गया। हमें संदेह है कि यह बैठक संभवतः होमिया परिवार के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने से संबंधित है। जो हुआई ने सिर हिलाया। ये जानकारी शिनिचिरो नाकामुरा से प्राप्त जानकारी से मेल खाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जापान के इन दो प्रमुख परिवारों के बीच गृहयुद्ध होने की संभावना बहुत अधिक है। तांग क्यूई ने खेद भरे स्वर में अपनी बात जारी रखी। हमारे 3 लोगों का समूह इस स्तर की बैठक में भाग लेने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और हम निष्क्रिय नहीं बैठ सकते। इसलिए हमें जोखिम उठाना पड़ा और यह पता लगाने के लिए चुपके से बैठक में घुसने की कोशिश करनी पड़ी कि क्या हो रहा था। उसने अपनी बाहों में कमजोर पड़ी माइदा हानाई पर एक नजर डाली और अपनी मुट्ठी भींच ली। इसी वजह से मिस हुआजी की पहचान उजागर हुई। जो हुआई की निगाहें उन दोनों पर घूम पड़ी। उसने शांत स्वर में एक बार फिर तांग क्यूई की ओर देखा। हमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। क्या आपको कोई उपयोगी जानकारी मिली? तांग क्यूई ने सिर हिलाया और बोलने ही वाली थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था। माइदा हानाई, जो अब तक चुप थी, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उपचार बहुत कारगर रहा और उसके चेहरे की रौनक थोड़ी लौट आई। उसे उठने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन तांग क्यूई ने सावधानी से उसे उठने में मदद की। मैंने इसका कुछ हिस्सा सुना। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट थे। जो हुआई ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाई। माइदा हानाई ने तांग क्यूई की छाती पर सिर टिकाया और गहरी सांस ली। कुजो हिरोहारू अगले एसएस रैंक को पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रहा है। तांग क्यूई की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा भय से भर गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी इस खबर को पहली बार सुन रहा था। जो हुआई की भौहें भी सिकुड़ गईं। एक और एसएस क्लास। माइदा हानाई ने आगे कहा। इस बार वे जिसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं, वह उनका पूर्वज है जिसकी मृत्यु 100 साल से भी अधिक पहले हो गई थी। उसका नाम कुजो कागेमासा है। उसका पेशा एसएस रैंक 100 राक्षसों का राजा है। सभी राक्षसों का राजा। इस नाम को सुनते ही मन में एक भयावह और अशुभ आभा का एहसास होता है। माइदा हानाई की आंखों में एक पल के लिए बचा हुआ डर झलक उठा। कहा जाता है कि उनकी ताकत भी बहुत अधिक है। वह अपने खून का इस्तेमाल करके अन्य पेशेवरों को जबरन अपने प्रेत दासों में बदल सकता है। जो लोग प्रेत दास बन जाते हैं, वे न केवल उसके प्रति पुनर्तः आज्ञाकारी होंगे, बल्कि उनकी शक्ति में भी काफी वृद्धि होगी। एकमात्र कमी यह है कि वे प्रकाश और पवित्र गुणों के पेशेवरों से बेहद डरते हैं। सूर्य की रोशनी उनके गुणों को काफी कमजोर कर देती है, इसलिए वे आमतौर पर रात में काम करना पसंद करते हैं। 100 साल पहले उन्होंने महान शिया साम्राज्य पर अचानक हमला किया था। इसे आमतौर पर 100 राक्षसों की रात्रि परेड के नाम से जाना जाता है। जो हुआई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इस व्यक्ति की विशेषताएं कुछ हद तक इसके स्वयं के क्लोन मोरिया से मिलती जुलती हैं। मोरिया के दानव दासों को भी शाश्वत रात्रि क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता है। हालांकि मोरिया में ऐसी कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं है। उसका शाश्वत रात्रि क्षेत्र दिन को जबरदस्ती रात में भी बदल सकता है। इसके विपरीत 100 राक्षसों के इस तथाकथित राजा की सोच काफी संकीर्ण प्रतीत होती है। ये सुनकर तांग क्यूई के चेहरे का रंग उड़ गया। 100 राक्षसों का राजा, कुजो कागेमासा। वह अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। अगर वह सचमुच इस पूर्वज को पुनर्जीवित कर देता है, तो दागोन परिवार के जीतने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। चेरी के फूलों का पूरा देश कुजो हिरोहारू के पूर्ण नियंत्रण में आ जाएगा। उस समय वह इसे आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सका। किन ज़ेडुइलान की मौजूदगी ही महान जिया साम्राज्य को जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से रोकने के लिए काफी थी। यदि 100 राक्षसों का एक और भी अधिक शक्तिशाली राजा होता, इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। जो हुआई ने जवाब पाने के लिए दबाव बनाना जारी रखा। क्या बैठक में पुनरुत्थान के विशिष्ट स्थान का उल्लेख किया गया था? तांग क्यूई की छाती से टिकते हुए माइदा हानाई का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसकी आवाज कमजोर हो गई। 4 स्थानों का उल्लेख किया गया था। करुइजावा, हाकोन, कावागुची झील, कामाकुरा। कुजो हिरोहारू ने कहा कि वह इन 4 स्थानों में से एक को चुनेगा। तांग क्यूई की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। ये चारों स्थान जापान के प्रसिद्ध रिजॉर्ट या ऐतिहासिक शहर हैं, जहां घनी आबादी है और बहुत सारे पर्यटक आते हैं। कुजो परिवार संभावित हताहतों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उसने गहरी आवाज में कहा, हमने आज रात इतना हंगामा मचा दिया है कि हासेगावा यामा की मौत हो गई है। कुजो परिवार को यह खबर जरूर मिल गई होगी। उनकी मूल योजनाओं में बदलाव होने की संभावना है। जो हुआई ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। वह सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी उंगलियां अनजाने में आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थी और उसका दिमाग सभी सुरागों पर तेजी से विचार कर रहा था। कोजी कुजो, शुरू से ही इस आदमी के बारे में उसे यह आभास होता था कि वह बेहद शातिर और धूर्त है। जब उन्होंने किन ज़ेडुओ को पुनर्जीवित किया, तो उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से गुप्त रखा।
चिचिबू शहर की पूरी आबादी की बलि दी गई थी और आज तक बहुत कम लोग सच्चाई जानते हैं। लेकिन इस बार अचानक चीजें क्यों बदल गईं? उन्होंने न केवल सभी प्रमुख संघों की बैठक बुलाई, बल्कि उन्होंने पुनरुत्थान स्थलों का भी खुलेआम खुलासा किया। ये कुजो हिरोजी की शैली जैसा नहीं लगता, ये बहुत ही दिखावटी है। यह इतना दिखावटी था कि एक भद्दा जाल जैसा लग रहा था। जू हुआई ने तुरंत तांग क्यूई को अपने संदेह के बारे में बताया। तांग क्यूई ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी। तुम्हारा मतलब है, क्या कुजो परिवार ने जानबूझकर यह खबर लीक की थी? वह हम जासूसों को वहां फंसाना चाहता है ताकि वह एक ही झटके में हम सबको खत्म कर सके। मायदा हनाई का दिल भी उछल पड़ा। अगर ऐसा है तो उन्हें जो खुफिया जानकारी मिली है वह एक घातक चारा है। जू हुआई ने अपना सिर हिलाया। उसने तांग क्यूई की ओर देखा, उसकी आंखें शांत थीं। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है कुजो हिरोहारू, शायद हम जासूस उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तांग क्यूई अचंभित रह गया। तो फिर उसका उद्देश्य क्या था? जू हुआई की निगाहें उन दोनों पर घूमी और उन्होंने शांत भाव से कहा, यह एक खुली रणनीति होनी चाहिए, एक सोची समझी योजना। मायदा हनाई का चेहरा असमंजस से भरा हुआ था। उसने तांग क्यूई की ओर देखा, इस उम्मीद में कि उसका अनुभवी साथी कोई स्पष्टीकरण दे सके। लेकिन तांग क्यूई का चेहरा भी एक अथाह धुंध से ढका हुआ था। जू हुआई उठकर खिड़की की ओर चल पड़ा। बारिश रुक गई है और शहर की नियॉन लाइटें गीले कांच पर धुंधली चमक बिखेर रही हैं। कुजो परिवार ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम उनके निशाने पर थे। उसका असली निशाना ओमिया परिवार है। तांग क्यूई का शरीर बुरी तरह हिल गया, वह तुरंत समझ गया। वह ओमिया परिवार को चुनौती दे रहा है। जू हुआई मुड़ा, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। ये सही है, वह खुलेआम ओमिया परिवार और पूरे सेकुरा देश की सभी शक्तियों को ये बात बता रहा था। मैं कुजो हिरोहारू अगले एसएस रैंक को पुनर्जीवित करने वाला हूँ। ये स्थान इन 4 जगहों पर स्थित हैं। अगर आप इतने सक्षम हैं तो आकर मुझे रोकिए। मायदा हनाई हॉन्ट उठी, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये तो पागलपन है, यह अब कोई साजिश या छल नहीं है, यह एक स्पष्ट उकसावा है। एक जनरल को सबके सामने बेनकाब कर दिया गया है। तांगची की सांसें तेज हो गईं। जू हुआई के विचारों का अनुसरण करते हुए उसने सब कुछ समझ लिया। तो बात कुछ इस तरह है। वह अपने आप से बुदबुदाया, उसकी आंखों में सदमे के भाव थे। कुजो हिरोहारू को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि ओमिया परिवार उसे आम लोगों की जान की बलि देना जारी रखने को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही ओमिया परिवार का मूल मंत्र है और यह उनका नैतिक दायित्व भी है। तो उसने जानबूझकर इन घनी आबादी वाले रिजॉर्ट क्षेत्रों को अपने पुनरुत्थान के स्थान के रूप में चुना, सिर्फ एक बड़ा हंगामा खड़ा करने के लिए। वह ओमिया परिवार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहा है। ओमिया परिवार को उनके साथ निर्णायक युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर करना। जू हुआई ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और एक वाक्य और जोड़ा। इसके अलावा ओमिया परिवार मना नहीं कर सकता। अगर वे कार्रवाई नहीं करते हैं और कुजो परिवार को 1 लाख और नागरिकों की बलि देने देते हैं तो सुरक्षा के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। उस समय कुजो परिवार द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर ओमिया परिवार अपना सारा समर्थन खो देगा और अपने आप बिखर जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तांग क्यूई और मायदा हनाई दोनों कुजो हिरोजी की खुली योजना की निर्मता और निर्णायकता से स्तब्ध रह गए और अवाक रह गए। यह एक ऐसा गतिरोध है जिसका कोई हल नहीं निकल सकता, चाहे ओमिया परिवार युद्ध का रास्ता चुने या शांति का। ये पूरी तरह से कुजो हिरोहारू के पक्ष में खेल रहा है। अगर हम लड़ेंगे तो भविष्य में हमें 2 या 3 ऐसे स्तर के शक्तिशाली संगठनों के हमले का सामना करना पड़ेगा और जीतने की संभावना बहुत कम है। लड़ाई न लड़ने का मतलब है अपनी प्रतिष्ठा को गिरते हुए देखना, जनसमर्थन खोना और अंततः धीरे धीरे पतन की ओर जाना। पागल आदमी, मायदा हनाई ने कांपते हाथों से 2 शब्द कहे। वह तो बिल्कुल पागल है। जू हुआई की निगाहें दूर कहीं टिक गईं। मुझे डर है कि इस युद्ध के बाद जापान का पूरा परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। अध्याय 457 एसएस रैंक तेजस्वी न्यायाधीश। उन्हें समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। तांग क्यूई अचानक खड़ी हो गई। नहीं, मुझे तुरंत मंत्री वेई को रिपोर्ट करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जू हुआई ने अपना हाथ उठाया और उसके कंधे पर दबाव डाला। जल्दी क्या है? तांग क्यूई अचंभित रह गई और उसने शांत सुनहरे बालों वाले चेहरे की ओर देखा। जू हुआई की आवाज में कोई भावना नहीं थी। अब उससे संपर्क करने का क्या फायदा? क्या हमें उनसे हमारी सहायता के लिए सेना भेजने का अनुरोध करना चाहिए? तांग क्यूई अवाक रह गया। जू हुआई ने उसका हाथ छोड़ दिया, खिड़की के पास गया और बाहर की अंधेरी बरसात वाली रात को देखने लगा। फिलहाल आपको छुप कर रहना चाहिए। गश्ती दल जल्द ही पूरे ताकामागाहारा में व्यवस्थित तलाशी अभियान चलाएगा। आप अब नंबर 1 वांछित अपराधी हैं। वह मुड़ा और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। खुद को बचाने की कोशिश करो, मरना मत। मुझे जरूरत पड़ने पर आपकी मदद की आवश्यकता होगी। ये सुनकर तांग क्यूई अपनी जगह पर रुक गया। उसने अपने बगल में बैठी मायदा हनाई के पीले चेहरे पर एक नजर डाली, फिर अपने सामने खड़े उस रहस्यमय युवक को देखा और उसकी आंखों में दिख रही चिंता और संघर्ष अंततः गहन चिंतन में बदल गई। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जो हुआई सही था। अब खुफिया जानकारी को दाक्सिया वापस भेजना मंत्री वेई के लिए अनावश्यक चिंता का कारण ही बनेगा, इससे कोई व्यवहारिक लाभ नहीं होगा। दरअसल जो हुआई कुछ कहना चाहता था, वह व्यक्ति जो वास्तव में इस तूफान में गड़बड़ी पैदा कर सकता था और यहाँ तक कि कुजो और ओमिया परिवारों के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप कर सकता था, पहले ही उनके सामने खड़ा था। चाहे दूसरों को कितना भी पता हो, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि मार्शल झाओ भी नहीं। तांग क्यूई ने गहरी सांस ली और गंभीरता से सिर हिलाया। अच्छा ऐसा है। जो हुआई ने सहमति में गुनगुनाया और कुछ नहीं कहा। अगर कुछ होता है तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके नियंत्रण में मौजूद सीजे की आकृति झिलमिलाती हुई कमरे की छाया में चुपचाप गायब हो गई, जैसे स्याही पानी में फैलती है। अगले कुछ दिन ताकामागाहारा में अप्रत्याशित रूप से शांतिपूर्ण रहे। न तो कुजो परिवार और न ही ओमिया परिवार ने सार्वजनिक रूप से कोई कदम उठाया, मानो उस रात की विनाशकारी लड़ाई कभी हुई ही न हो। लेकिन शिनिचिरो नाकामुरा उस दिन जल्दबाजी में जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटा। जो हुआई जानता था कि यह तो बस तूफान से पहले की शांति थी। ओमिया परिवार ने तैयारी के उच्चतम स्तर में प्रवेश कर लिया है। इसी बीच जो हुआई अपने सभी क्लोनों की ताकत बढ़ाने के लिए हर पल का भरपूर उपयोग कर रहा था। यंग इनमान के बिना सीजे की समतलीकरण की गति बहुत धीमी हो जाती है।
लेकिन टोक्यो भर में फैले 6000 से अधिक कर्मचारी अभी भी अपनी पूरी ताकत से अपने कीट सम्राट को अनुभव अंक प्रदान करने में योगदान दे रहे हैं। जू हुआई ने गुप्त रूप से प्राप्त अनुभव अंकों का प्रतिशत 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। क्योंकि वह जापान का फायदा उठा रहा था, इसलिए उसे जरा भी अपराधबोध नहीं हुआ। सीजे के निष्क्रिय रहने के अलावा जू हुआई के अन्य क्लोन व्यवहारिक रूप से 24 घंटे कालकोठरी से चिपके रहते थे। इस लड़ाई की तीव्रता डोंगहाई शहर में आए भयंकर तूफान से कम नहीं थी। खास तौर पर प्रोटेक एथेना कालकोठरी को प्रतिदिन चलाने के लिए 6 से 8 जादुई ऊर्जा क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। किसी भी गिल्ड के तहखाने में यह एक बहुत बड़ा खर्चा होगा। कोई भी पेशेवर व्यक्ति इतने तीव्र और निरंतर युद्ध का सामना नहीं कर सकता था। बेशक इन भीषण लड़ाइयों से भरपूर लाभ भी प्राप्त हुए। दाई ने 30वें स्तर को पार कर लिया है। मोरिया 36वें स्तर पर पहुंच गया। सोना 25वें स्तर पर पहुंच गई। शियांग यू और यासुओ दोनों 43वें स्तर पर पहुंच गए। सबसे तेजी से लेवल बढ़ाने वाला अभी भी गैंडाल्फ ही है, जो सैन्य कालकोठरी में राक्षसों को जमकर मार रहा है। अंततः वह 45वें स्तर पर पहुंच गया। इससे जू हुआई के अगले क्लोन का स्थान भी पता चल गया। चेतना के दायरे के भीतर जू हुआई की चेतना हवा में तैर रही थी और वह अपने सामने मौजूद परिचित, विशाल और भविष्यवादी रोटरी नॉब को देख रहा था। उन्हें लंबे समय से इस तरह की प्रत्याशा का अनुभव नहीं हुआ था, जैसे कि कोई गुप्त बक्सा खोलना। हर ड्रॉ किसी बड़े जुए की तरह लगता था। अगर आप शर्त जीत जाते हैं तो आपको एक शक्तिशाली क्लोन मिलेगा, जिससे आपकी युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि होगी। यदि आप शर्त हार जाते हैं तो आप केवल इसे स्वीकार कर सकते हैं और एक कार्यात्मक सहायक बन सकते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। सिस्टम निष्कर्षण शुरू करो। डिंग, क्लोन क्लास ड्रॉ शुरू। एस रैंक की गारंटी एसएसएस रैंक तक। विशाल घुंडी गर्जना के साथ घूमने लगी। पारदर्शी गुंबद के अंदर अनगिनत रंगीन गोले, जो विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते थे, एक उबलती हुई आकाशगंगा की तरह बेतहाशा लुढ़कते और टकराते रहे। जू हुआई की चेतना उन प्रकाश के गोलों पर टिकी हुई थी। नॉब मशीन की गति तेजी से बढ़ती गई और अंततः वह प्रकाश और छाया के एक धुंधले मिश्रण में बदल गई। बिना किसी झिझक के उसने मन ही मन एक्सट्रैक्ट बटन दबा दिया। भनभनाहट, एक चमकदार सुनहरी रोशनी का गोला, मानो कोई धूमकेतु अंधेरे को चीरता हुआ निकल आया हो, घूमने वाले नॉब से बाहर निकला। वह प्रकाश पवित्र और शुद्ध था, जिसमें एक राजसी आभा थी जो हर चीज को शुद्ध कर देती थी। तेज रोशनी के कारण जू हुआई की चेतना को भी थोड़ा आंखें सिकोड़नी पड़ी। लाल, यह एसएस रैंक का है। प्रकाश का गोला जू हुआई के सामने मंडरा रहा था, धीरे धीरे घूम रहा था और एक नर्म आभा उत्सर्जित कर रहा था। जू हुआई का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर प्रकाश के गोले को धीरे से छुआ। स्नैप, एक स्पष्ट ध्वनि। प्रकाश के गोले की सतह पर एक दरार दिखाई दी और उस दरार से अनंत पवित्र प्रकाश फूट पड़ा। प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया। प्रकाश और छाया से बना एक प्राचीन ग्रंथ जू हुआई के सामने चुपचाप तैर रहा था। उस स्क्रॉल पर पवित्र प्रतीकों से बने बड़े सुनहरे अक्षरों की एक पंक्ति धीरे धीरे उभरने लगी। बधाई हो मेजबान, आपने एसएस रैंक की एकमात्र छिपी हुई श्रेणी रेडियंट जज को चुना है। जू हुआई ने पदनाम पर नजर डाली। मैं हंस पड़ा। वाह, कुछ ही दिन पहले हम कह रहे थे कि उन्हीं राजा की कमजोरी, जिसे कुछ परिवार पुनर्जीवित करना चाहता था, या तो पवित्र प्रकार की थी या प्रकाश प्रकार की। क्या यही सब उन्होंने मेरे लिए व्यवस्था की है? ये सिस्टम मुझे वाकई समझता है। जू हुआई ने तुरंत विशेषताओं की जांच की। क्लोन पैनल अनाम। वर्ग एकमात्र गुप्त वर्ग एसएस रैंक रेडियंट जज। स्तर LV1। स्वास्थ्य अंक 250/250। माना पॉइंट्स 500/500। शक्ति 52, फुर्ती 55, स्टेमिना 60, मानसिक शक्ति 210। कौशल सूची। निष्क्रिय कौशल 1, फोटोन दिव्य शरीर निष्क्रिय। कौशल विवरण। प्रकाश की गति का अनुभव। आपकी अनुभव क्षमता 500% बढ़ जाती है और आपके प्रकाश के प्रभाव में आसपास की कोई भी गुप्त अदृश्य इकाई उजागर हो जाएगी। एलिमेंटल स्ट्रिपिंग। आपके द्वारा किए गए प्रकाश क्षति से बचाव नहीं किया जा सकता है और ये दुश्मन के छाया, अनडेड और जहर प्रतिरोध को नकारात्मक मानों में बदल देता है, अर्थात वास्तविक क्षति पहुंचाना जोड़ अतिरिक्त भेद्यता। कभी अस्त न होने वाला सूर्य। जब तक के प्रकाश वाले वातावरण में रहता है, दिन का समय हो या इसकी अपनी क्षमता से प्रकाश निकलता हो, ये स्वचालित रूप से प्रति सेकंड अपनी अधिकतम स्वास्थ्य और मन शक्ति का 5% पुनः प्राप्त कर लेता है। कौशल 1, निर्णय भाला। कौशल विवरण। एक पल में वार करने की क्षमता। शुद्ध प्रकाश से बने दर्जनों भाले दुश्मन के सिर के ऊपर हवा में प्रकट होते हैं और प्रकाश की गति से लंबवत नीचे गिरते हैं। प्रभाव। जिन दुश्मनों पर इसका असर होता है, उन्हें न केवल भारी जादुई क्षति पहुंचती है, बल्कि उनके शरीर भी हल्के हो जाते हैं और 3 सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम जाते हैं। द्वितीय चरण की रिहाई। यदि दोबारा रिहा किया जाता है तो न्यायाधीश प्रकाश की गति से किसी भी लाइट गन के स्थान पर तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है और प्रकाश विस्फोट को ट्रिगर कर सकता है। इस कौशल का असर मरे हुए प्राणियों और छाया प्रकार की क्षमताओं पर 200% बढ़ जाता है। कौशल 2, प्रिज्म अपवर्तन तारामंडल का गिरना। कौशल विवरण। अपने चारों ओर पवित्र प्रकाश के 6 विशाल षटकोणीय प्रिज्मों को आमंत्रित करें। इसके बाद एक उच्च ऊर्जा वाली लेजर किरण दागी गई, जो प्रिज्म और दुश्मन के बीच अनंत रूप से अपवर्तित हुई। विशेषताएं। प्रत्येक अपवर्तन के साथ लेजर की क्षति 20% बढ़ जाती है और किरण की मोटाई दोगुनी हो जाती है। अधिकतम अपवर्तनों की संख्या 50 है। इस कौशल का असर मरे हुए प्राणियों और छाया प्रकार की क्षमताओं पर 200% बढ़ जाता है। अध्याय 458। कृपया मुझे शाश्वत रात्रि गिल्ड में शामिल होने की अनुमति दें। कौशल विवरण पढ़ने के बाद जू हुआई के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक लाइट टाइप प्रोफेशनल मॉडल है। इसके अलावा इसमें मरे हुए प्राणियों और छाया जादू के खिलाफ एक स्वाभाविक लाभ है। यह आगामी 100 राक्षसों के राजा कुजोकागे के लिए व्यवहारिक रूप से एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी है। सिस्टम प्रॉम्प्ट। कृपया अपने एसएस स्तर के क्लोन का नाम दें। जू हुआई ने एक पल सोचा। चूंकि वे पीठासीन न्यायाधीश हैं और पवित्र संप्रदाय से भी संबंधित हैं, इसलिए आइए हम उसी नाम का उपयोग करें। गैब्रियल। सिस्टम सूचना। नामकरण सफल। क्लोन गैब्रियल बनाया गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट। कृपया अपने क्लोन गैब्रियल की दिखावट को अनुकूलित करें। जू हुआई के मन में उनके पिछले जीवन के उस प्रसिद्ध देवदूत की छवि उभर आई। उसने सिस्टम पैनल पर चरित्र की उपस्थिति को सावधानीपूर्वक अनुकूलित करना शुरू कर दिया।
चेहरे की भाव भंगिमाएं गहरी होनी चाहिए, जिनमें एक दिव्य उदासीनता झलकती हो, मानो कोई देवता सभी जीवित प्राणियों को नीचे देख रहा हो। ऊंची सीधी नाक, पतले होंठ और मजबूत सुस्पष्ट जबड़े की रेखा वांछनीय होती है। जहां तक उनके हेयर स्टाइल की बात है तो स्वाभाविक रूप से उनके सिग्नेचर सुनहरे घुंघराले बाल थे, जो सूर्य की किरणों की तरह चमकदार थे। सिस्टम सूचना क्लोन गैब्रियल की आकृति सफलतापूर्वक तैयार कर ली गई है। सिस्टम सूचना क्लोन निर्माण प्रक्रिया जारी है, कृपया प्रतीक्षा करें। अनुमानित उत्पादन समय 2 घंटे। 2 घंटे जल्दी बीत गए। सिस्टम सूचना क्लोन गैब्रियल सफलतापूर्वक बनाया गया है। जू हुआई के मन में अचानक एक विचार आया। अचानक उसके सामने एक पवित्र सफेद प्रकाश प्रकट हुआ। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, कमरे में एक लंबा चौड़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह 1.9 मीटर लंबा था और उसकी त्वचा उत्तम भेड़ की चर्बी से बने जेड पत्थर की तरह सफेद थी। साधारण कपड़ों के नीचे सुस्पष्ट छाती और पेट की मांसपेशियां हैं, जो शक्ति का एहसास कराती हैं। उसके सिर पर सुनहरे घुंघराले बालों का एक चमकदार गुच्छा था, जिसका हर एक बाल प्रकाश से जगमगाता हुआ प्रतीत होता था। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था, उसकी गहरी नीली आंखें किसी भी भावना से रहित थीं, जो पवित्रता और अभेद्यता की आभा बिखेर रही थी। जू हुआई को यह आभा महसूस हुई कि यह आभा कुछ हद तक फ्री फेडरेशन के बिशप एंड्रू की आभा से मिलती जुलती थी। शायद इसका कारण यह है कि वे सभी पादरी हैं, लेकिन गैब्रियल की आभा एंड्रू की तुलना में अधिक शुद्ध और राजसी थी। यदि एंड्रू धरती पर ईश्वर का दूत है, गैब्रियल स्वयं ईश्वर हैं। इसके कुछ ही समय बाद गैब्रियल प्रकट हुआ। उसके पीछे अंतरिक्ष में अचानक एक लहर सी उठ गई। इसके तुरंत बाद उसके पीछे से पवित्र प्रकाश फूट पड़ा। शुद्ध प्रकाश से बने विशाल पंखों का एक जोड़ा अचानक खुल गया। फिर दूसरा जोड़ा आया और फिर तीसरा जोड़ा। उसके पीछे विशाल सफेद पंखों के 3 जोड़े धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, जिससे एक हल्की हवा चल रही थी जो जू हुआई के माथे के बालों को बिखेर रही थी। प्रत्येक पंख से एक कोमल और पवित्र आभा निकल रही थी, जो पूरे कमरे को दिन के उजाले की तरह रोशन कर रही थी। 6 पंखों वाला देवदूत। जू हुआई ने सीटी बजाने से खुद को नहीं रोका। इससे यह और भी अधिक वैसा ही दिखने लगता है। प्रस्तुति और उपस्थिति दोनों ही अद्भुत हैं। वहां खड़े रहने मात्र से ही यह व्यक्ति किसी भी दुश्मन को भयभीत करने के लिए काफी है। जू हुआई ने अपनी चेतना को गैब्रियल की ओर स्थानांतरित कर दिया। उसने गैब्रियल को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। मेरे भीतर एक अभूतपूर्व भावना उमड़ पड़ी। यदि जियांग यू ने उसे दबंगता का एहसास दिलाया, तो यासुओ ने शालीनता का और सीजन ने नियंत्रण का। गैब्रियल ने उसे जो अनुभूति कराई, वह पूर्ण शुद्धिकरण और न्याय की अनुभूति थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका विस्फोटक प्रकाशमान ऊर्जा से भरी हुई थी। यह ऊर्जा अपने आसपास की हर चीज के प्रति सद्भावना से भरी हुई है। अंधेरे में छिपी गंदगी के अलावा जू हुआई ने अपने शरीर के भीतर प्रकाश की शक्ति को जुटाने का प्रयास किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रकाश से बना एक भाला धीरे धीरे उसकी हथेली में प्रकट हुआ। बंदूक की नली पर जटिल और पवित्र प्रतीक धुंधले रूप से दिखाई दे रहे थे, जिनसे एक भयावह आभा निकल रही थी। यह ऊर्जा का सबसे सरल उपयोग है, इसे कौशल की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता। लेकिन उस शुद्ध शक्ति ने, जो हर चीज को शुद्ध करने में सक्षम थी, जू हुआई की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। लेकिन उस क्षण धप 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 दरवाजे पर धीमी सी दस्तक सुनाई दी। गैब्रियल को नियंत्रित करते हुए जू हुआई ने ऊपर देखे बिना ही बात की। अंदर आए। दरवाजा धीरे से खोला गया और जैस्मीन दरवाजे पर दिखाई दी। वह रिपोर्ट देने की तैयारी करते हुए अंदर दाखिल हुई। जब उसकी नजर पवित्र प्रकाश में नहाए हुए सुनहरे बालों वाले व्यक्ति पर पड़ी, तो वह स्तब्ध रह गई। उसकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न विस्मय और निकटता की भावना ने उसे सहज रूप से घुटने टेकने के लिए प्रेरित किया। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ये प्रभु का नया अवतार है। जैस्मीन ने तुरंत खुद को संभाला और पहले से कहीं अधिक सम्मानजनक हो गई। मेरे नाथ, जू हुआई ने गैब्रियल को नियंत्रित किया। उसकी भावहीन नीली आंखें उस पर टिकी हुई थीं। क्या चल रहा है? जैस्मीन झटपट काम में जुट गई और तेजी से रिपोर्ट पेश कर दी। राक्षसों का प्रकोप समाप्त होने के बाद ईस्टसी सिटी के कई पेशेवर हमारे इटर्नल नाइट गिल्ड में शामिल होना चाहते थे। मेरी कड़ी जांच के बाद 2000 से अधिक लोग ऐसे थे जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। वह थोड़ी देर रुकी, उसकी आवाज में थोड़ी उत्तेजना झलक रही थी। इनमें से कई शीर्ष विश्वविद्यालयों के हाल ही में स्नातक हुए छात्र हैं। केवल ए लेवल के पेशेवर ही 103 हैं। एस रैंक में भी 10 लोग हैं। अब हमें आपसे अंतिम साक्षात्कार मूल्यांकन कराने की आवश्यकता है, इससे पहले कि हम उन्हें आधिकारिक तौर पर इटर्नल नाइट में शामिल होने की अनुमति दे सकें। जू हुआई समझ गया, तथाकथित साक्षात्कार वास्तव में मोरिया को उनके साथ दानव स्वामी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने का एक तरीका मात्र था। केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करके और दानव का गुलाम बनकर ही कोई वास्तव में उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। 2000 से अधिक लोग, ये बहुत काम है। जू हुआई ने एक पल सोचा और फिर जैस्मीन से बात की। सबसे पहले एस क्लास और ए क्लास के सदस्यों को इकट्ठा करें। मैं साक्षात्कार के लिए उन्हें प्राथमिकता देता हूँ। जैस्मीन ने तुरंत सिर हिलाया। स्पष्ट। इतना कहकर वह मुड़ी और बिना किसी झिझक के कमरे से बाहर चली गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जू हुआई ने नवजन्मित गैब्रियल को नियंत्रित किया और प्रोटेक्ट एथेना इंस्टेंस के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उन्होंने मोरिया की जगह ली। फिर एक आदेश जारी किया गया। यासुओ, जियांग यू, दाई और सोना, नए सदस्य गैब्रियल के साथ एक बार फिर बेहद कठिन कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए निकल पड़े। ये सब करने के बाद उसने मोरिया पर नियंत्रण कर लिया, उसकी आकृति परछाइयों में विलीन हो गई और वह चुपचाप इटर्नल नाइट गिल्ड के मुख्यालय लौट आया। जैस्मीन हमेशा बहुत ही कुशल होती है। जू हुआईगा के साक्षात्कार कक्ष में बैठने के कुछ ही समय बाद 100 से अधिक ए लेवल और एस लेवल के पेशेवर पहले से ही दरवाजे के बाहर कतार में इंतजार कर रहे थे। अगला, जैस्मीन की शांत आवाज दरवाजे के बाहर से सुनाई दी। एक के बाद एक युवा पेशेवर, जिनके चेहरे घबराहट और उत्साह से भरे हुए थे, कमरे में प्रवेश करने लगे। ये प्रक्रिया असाधारण रूप से सुचारू रूप से संपन्न हुई। जू हुआई को और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। वह कमरे के बीचों बीच स्थित सिंहासन पर सीधा बैठ गया और बिना किसी संकोच के मोरिया के एसएस रैंक पेशेवर आभा को प्रकट किया। वह आभा, जो किसी अथाह खाई की तरह विशाल, ठंडी और उदात्त थी, ने पल भर में इन अनुभवहीन युवा प्रतिभाओं के मनोवैज्ञानिक अवरोधों को चकनाचूर कर दिया। पूजा, श्रद्धा, कट्टरता, पूर्ण सत्ता के सामने कोई भी शब्द अनावश्यक प्रतीत होते हैं।
मैं करता हूँ। मैं आपका सेवक बनने को तैयार हूँ। दानव स्वामी के साथ अनुबंध पर आसानी से हस्ताक्षर हो गए। अपने एट्रीब्यूट पैनल पर तेजी से बढ़ते मूल्यों को देखकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने अनियंत्रित खुशी का इजहार किया। सिंहासन पर विराजमान चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति की ओर उनकी निगाहें और भी अधिक श्रद्धा से भर गईं। फिर एक शख्स हाथ मलते हुए और चौड़ी मुस्कान के साथ अंदर आया। जू हुआई की निगाहें थोड़ी और तेज हो गईं। नवागंतुक ने एक मासूम सी मुस्कान बिखेरी और सिंहासन पर बैठे मोरिया को आदरपूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। नमस्कार, मेरा नाम चूहे है। कृपया मुझे इटर्नल नाइट गिल्ड में शामिल होने की अनुमति दें। अध्याय 459। क्या ये पहले ही बीत चुका है? जू हुआई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या ये चूहे डॉन गिल्ड से नहीं है? वे अचानक मेरे इलाके में कैसे आ गए? जू हुआई ने एक स्पष्ट अनुमान लगाया। क्या इसका कारण यह है कि इटर्नल नाइट गिल्ड हाल ही में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और एसएस रैंक के पेशेवरों के बारे में अफवाहें फिर से फैल रही हैं? इस बात ने तुरंत ही डॉन गिल्ड के उन सनकी सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर लिया। मोरिया का सुंदर लेकिन उदास चेहरा भावहीन था। जू हुआई के मन में एक ठंडी मुस्कान पहले से ही पनप रही थी। ठीक है। मैंने अभी तक तुमसे झगड़ा करने की कोशिश नहीं की है। आप लोग दरअसल अपनी पहल पर हमारे पास आए थे। जब आप यहाँ हैं तो यहाँ से मत जाइए। इस समय चूहे को सिंहासन पर बैठे चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति के मन में कौंधने वाले हत्यारे इरादे का पता नहीं था। अन्य साक्षात्कारकर्ताओं की तरह वह भी सीधे बैठे थे। उनके हाथ उनके घुटनों पर थे और उनका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था। वह घबराया हुआ लग रहा था, फिर भी उम्मीद से भरा हुआ था। भविष्य के लिए उसके मन में गहरी लालसा थी। वह खड़ा हुआ और सिंहासन पर विराजमान मोरिया को गहरा प्रणाम किया। नमस्कार राष्ट्रपति। उनकी आवाज में उत्साह और घबराहट का सही संतुलन था। मेरा नाम चूहे है और मैं इस रैंक का जल प्रकार का पेशेवर हूँ। मैं लंबे समय से इटर्नल नाइट गिल्ड का प्रशंसक रहा हूँ और लंबे समय से आपका बहुत सम्मान करता रहा हूँ। मुझे आशा है कि मुझे आधिकारिक तौर पर गिल्ड में शामिल होने और इटर्नल नाइट की सेवा करने का मौका मिलेगा। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी, मानो कोई उत्साही प्रशंसक आखिरकार अपने आदर्श से मिल गया हो। अभिनय कौशल अच्छा है, जू हुआई ने मन ही मन एक टिप्पणी की। अगर उसे पहले से यह पता न होता कि यह व्यक्ति डॉन गिल्ड का एक प्रमुख सदस्य है और यहाँ तक कि गिल्ड का मानव संसाधन प्रमुख भी है, तो वह मुसीबत में पड़ जाता। हम शायद उसकी शक्ल सूरत से धोखा खा जाएं। जैसे ही जू हुआई ने मोरिया पर नियंत्रण किया, उसके चेहरे पर छाई हुई चिरस्थायी उदासी अचानक गायब हो गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए और खुलकर मुस्कुराया। कॉमरेड चूहे, आपका स्वागत है। वह खड़ा हुआ, सिंहासन से नीचे उतरा और गर्मजोशी से अपना हाथ बढ़ाया। बधाई हो, आपका चयन हो गया है। चूहे के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। उसने अपने महत्व को साबित करने और अपनी वफादारी को व्यक्त करने के तरीकों सहित कई तर्क तैयार कर रखे थे, लेकिन वे सभी उसके गले में अटक गए। तो मेरा चयन हो गया। वह थोड़ा अचंभित था और अनजाने में ही उसने हाथ बढ़ाकर मोरिया से हाथ मिला लिया। दूसरे व्यक्ति का हाथ बहुत ठंडा था, मानो बर्फ का एक टुकड़ा हो, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान आग के गोले की तरह गर्म थी। इस अप्रत्याशित सरलता ने चूहे के दिमाग को एक पल के लिए सुन्न कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है। यह उसे मिली खुफिया जानकारी से बिल्कुल अलग है। क्या यह नहीं कहा गया था कि इटर्नल नाइट गिल्ड की साक्षात्कार प्रक्रिया बेहद कठिन थी, जिसमें स्वीकृति दर 20% से भी कम थी? क्या यह नहीं कहा गया था कि यह रहस्यमय राष्ट्रपति अलग-थलग, उदासीन और बेहद मुश्किल स्वभाव का था? मेरे कुछ शब्द बोलने से पहले ही मेरा आवेदन कैसे स्वीकृत हो गया? जब चूहे अभी भी कुछ हद तक हैरान था, तो मोरिया को नियंत्रित कर रहे जू हुआई ने स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर थपथपाया। बुरा नहीं है, एस रैंक का जल प्रकार का पेशेवर, बहुत ही होनहार। खूब मेहनत करो, ये संस्था प्रतिभाशाली लोगों को निराश नहीं करेगी। उनका लहजा बिल्कुल एक दयालु नेता जैसा था जो संघर्षरत कर्मचारी को प्रोत्साहित कर रहा हो। इतना कहने के बाद मोरिया ने उसकी ओर देखना बंद कर दिया और दरवाजे की ओर आवाज लगाने के लिए मुड़ गई। अगला, चूहे ने अपने चेहरे पर हैरानी का भाव लिए इंटरव्यू बूथ का दरवाजा धक्का देकर खोला। अभी अभी हुई साक्षात्कार प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से सरल थी। सफेद बालों वाले उस व्यक्ति ने लापरवाही से कुछ सवाल पूछे और इससे पहले कि वह उनका विस्तार से जवाब दे पाता, उसने घोषणा कर दी कि वह पास हो गया है। हालांकि इसका पारित हो जाना हमेशा अच्छी बात है। उसने अपने संशय को दबाते हुए और उनकी जगह बड़ी मुश्किल से छिपी हुई आत्मसंतुष्टि का भाव लाते हुए खुद को संभाला। वह सिर ऊंचा करके प्रतीक्षा पंक्ति में वापस चला गया। तभी समूह में से एक आकृति निकली और चुपचाप उसकी ओर बढ़ी। इस मूर्ति की मालकिन अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। उसके लंबे, चिकने, काले बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसकी त्वचा गोरी थी और उसकी आंख के कोने पर एक छोटा सा तिल उसके आकर्षण को और भी बढ़ा रहा था। गिल्ड में जिन लोगों ने उससे अभी अभी मुलाकात की थी, उन सभी को लगा कि वह कहीं से आई हुई एक बेहद खूबसूरत महिला है। जब तक उसने बोलना शुरू नहीं किया, तब तक सभी को आश्चर्य के साथ यह एहसास नहीं हुआ कि यह व्यक्ति वास्तव में एक पुरुष था। उनका नाम मोहन है। इसके बारे में क्या ख्याल है? मोहन की आवाज गूंज उठी, उसकी अनूठी लय लड़के और लड़की के बीच किसी एक विशिष्ट आकर्षण लिए हुए। क्या इंटरव्यू अच्छा रहा? चूहे ने उसकी ओर एक नजर डाली और अंततः उसका आत्मसंतुष्टि भरा रवैया सामने आ गया। वह धीरे से हंस पड़ा। ये तो स्वाभाविक है। मोहन की भौहें लगभग न के बराबर सिकुड़ी और फिर सामान्य हो गईं। उसने अपना सिर हिलाया, उसके स्वर में घोर तिरस्कार झलक रहा था। ऐसा लगता है कि यह इटर्नल नाइट गिल्ड उतना अच्छा नहीं है। तुम्हारे जैसे निकम्मे को वे कैसे नौकरी पर रख सकते हैं? चूहे की मुस्कान जम गई। उसने अपना सिर घुमाया और मोहन को ठंडी निगाहों से देखा। क्या कहा आपने? मोहन ने अपनी बाहें मोड़ी, अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और घमंडी नजर आया। मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे जैसा कोई भी इसे पार कर सकता है, तो ऐसा लगता है कि इटर्नल नाइट गिल्ड की दहलीज कोई खास बात नहीं है। चूहे इतना गुस्सा हुआ कि वह हंसने लगा। उसने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखों में उपहास भरा हुआ था। तुम्हारे अंदर तो वाकई बहुत हिम्मत है। अगर बाद में तुम्हारा चयन नहीं हुआ, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि तुम मुझसे भी ज्यादा बेकार हो, एक बिल्कुल मूर्ख? ऐसा लग रहा था मानो स्याही के धब्बों ने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, उसकी आवाज अहंकार से भरी हुई थी। वह कैसे संभव है? अगर आप इतनी आसानी से इंटरव्यू पास कर सकते हैं, तो मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने चूहे को नजरअंदाज कर दिया और समूह के आगे की ओर मुड़ गया। चूहे ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा।
वह बस एक कोने में खड़ा हो गया और चुपचाप देखता रहा। वह देखना चाहता था कि जब यह हिजड़ा बाहर आएगा तो उसके चेहरे पर किस तरह के भाव होंगे। समय बीतता गया, पल पल। अंत में इनकमाक की बारी आई। उसने अपना कॉलर सीधा किया, चूहे को तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर दरवाजा खोलकर इंटरव्यू रूम में चला गया। दरवाजा बंद हो गया। 10 मिनट बाद अंततः साक्षात्कार कक्ष का दरवाजा फिर से खुल गया। मोहन कुछ स्तब्ध सा दिखते हुए वहां से बाहर निकला। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तो एस रैंक का सैनिक हूँ। मैं इंटरव्यू में असफल रहा। भले ही उसने जानबूझकर अपने स्तर और क्षमता को छिपाया हो, फिर भी वह वास्तव में एक एस रैंक का सैनिक था। राजधानी में भी उन्हें असाधारण प्रतिभा का धनी माना जाता। उस समय मुझे व्यक्तिगत रूप से श्री डुआन द्वारा डॉन गिल्ड में शामिल होने के लिए भर्ती किया गया था। पता चला कि दूसरी पार्टी उसे, जो कि एक एस क्लास है, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती। मोहन के चेहरे के भाव देखते ही चूहे मुस्कुरा उठा। वह दीवार से टिककर बाहें मोड़े खड़ा था और हंसते हंसते उसके कंधे हिल रहे थे। फिर वह उससे मिलने गया। अरे वाह, क्या ये हमारे लॉर्ड इनकमाक नहीं है? वह अभिव्यक्ति क्यों? इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा। वह स्याही के निशानों के चारों ओर घूमता रहा और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होता रहा। सचमुच ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सचमुच सालों तक खुद को एस क्लास जीनियस होने का दावा करता रहा हो, लेकिन अंत में गिल्ड के इंटरव्यू में फेल हो गया हो? मोहन के कदम रुक गए। उसने चूहे की ओर नहीं देखा। उसकी संकीर्ण फीनिक्स के आकार की आंखें थोड़ी झुकी हुई थी, मानो वह किसी बात पर सोच रहा हो। ये देखकर कि वह उसे नजरअंदाज कर रहा है, चूहे और भी करीब आ गई। उसकी आवाज में अतिरंजित आश्चर्य झलक रहा था। सच में तुम अभी से अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हो? नहीं प्रतिभाशाली, यह इटर्नल नाइट गिल्ड के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू है। अगर आप असफल होते हैं तो असफल हो जाते हैं। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मोहन ने फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया। वह सिर झुकाए एक सुनसान कोने में चला गया, मानो अभी अभी हुई सारी घटनाओं का जायजा ले रहा हो। चूहे एक परेशान करने वाली मक्खी की तरह लगातार उसका पीछा करता रहा। अरे कुछ तो बोलो। क्या आप अंदर मौजूद छात्र परिषद अध्यक्ष से डर गए थे, या फिर अंदर जाते ही घुटने टेक दिए लेकिन बदसूरत होने की वजह से अस्वीकार कर दिए गए? अंत में मोहन ने अपना सिर उठाया। उन खूबसूरत आंखों में क्रोध नहीं था, केवल एक ठंडा शुद्ध विश्लेषण था। इंटरव्यू के दौरान अंदर बैठे व्यक्ति ने मुझसे जबरदस्ती संपर्क बनाने की कोशिश की। उनकी आवाज धीमी थी, मानो वे खुद से बात कर रहे हों। चूहे की व्यंग्यात्मक आवाज अचानक रुक गई। इनकमाक जारी रहा। वह शक्ति बहुत ही विचित्र थी, इसने सीधे मानसिक सागर को प्रभावित किया। बहुत दबंग। उस समय उन्हें कैसा महसूस हुआ था, ये याद करते हुए उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से निर्देश दिया कि मैं विरोध न करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मोहन ने अपनी हथेली की ओर देखा, मानो उस शक्ति का स्पर्शनीय एहसास अभी भी उस पर बना हुआ हो। मैंने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उस शक्ति का स्तर बहुत अधिक था। यह आक्रामक नहीं है, फिर भी यह सर्वव्यापी है। मैं इसे केवल बलपूर्वक अपने दिमाग से निकाल सकता हूँ। शायद यही साक्षात्कार में असफल होने का मुख्य कारण है। ऐसे तरीके पहले कभी नहीं देखे गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह इटर्नल नाइट गिल्ड के वरिष्ठ प्रबंधन की मुख्य क्षमता होनी चाहिए। एक अनिवार्य अनुबंध। उसने अपनी निगाहें चूहे के चेहरे पर टिका दी। चूंकि आपने इंटरव्यू पास कर लिया है, संभवतः आपने उससे सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर लिया है। मोहन थोड़ा आगे की ओर झुका। इसका क्या प्रभाव होता है? आपने अपने शरीर में क्या क्या बदलाव देखे हैं? क्या आपके मन में कोई छाप रह गई है? ये जानकारी भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसके सवालों की बौछार ने चूहे के चेहरे के भावों को पूरी तरह से स्थिर कर दिया। वह आत्मसंतुष्ट भाव एकदम गायब हो गया। इसके बजाय केवल हैरानी का भाव था। चूहे ने पलकें झपकाईं, फिर दोबारा पलकें झपकाईं। जोड़ना। कौन सा लिंक? मुझे नहीं लगता कि मैंने ये हिस्सा करवाया था। अध्याय 460। आप बेनकाब हो चुके हैं। मोहन ने अपनी लंबी पतली फीनिक्स जैसी आंखों को सिकोड़ लिया। नहीं, फिर से कहना। चूहे ने कंधे उचका दिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सफेद बालों वाले उस व्यक्ति ने कोई सवाल नहीं पूछा और तुरंत मेरे साक्षात्कार को मंजूरी दे दी। पूरी प्रक्रिया में 2 मिनट से भी कम समय लगा। बोलते समय चूहे को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उसने मोहन की ओर देखा और उससे कम आत्मविश्वास के साथ एक सवाल पूछा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप अंदर गए तो उसने आपके साथ किसी तरह का संबंध स्थापित कर लिया हो? स्याही के धब्बे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चूहे को ऐसे घूर रहा था मानो किसी मूर्ख को देख रहा हो। चूहे उस निगाह के नीचे बेहद असहज महसूस कर रहा था। उसने खुद को सीना सीधा करने के लिए मजबूर किया और अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश की। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मानो वह सहज दिख रहा हो। शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही असाधारण हूँ। उस व्यक्ति ने मेरी असाधारण खूबियों को पहली नजर में ही पहचान लिया, इसलिए उसने सभी थकाऊ प्रक्रियाओं को छोड़ दिया। चूहे को चूहे की बातें उत्तरोत्तर तर्कसंगत लगने लगीं और उसका आत्मविश्वास लौट आया। इसके अलावा कौन कहता है कि साक्षात्कार के लिए जाने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा? क्या इसमें अपवाद नहीं हो सकते? अंततः इनकमाक ने बात की। उसने उपहास किया, उसकी आवाज में घोर तिरस्कार झलक रहा था। अपवाद? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? क्या आपको सच में लगता है कि इटर्नल नाइट गिल्ड के इंटरव्यू सिर्फ लोगों को अनौपचारिक बातचीत के लिए बुलाने के बारे में है? चूहे के चेहरे पर मुस्कान एक बार फिर जम गई। मोहन के होठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसने ताली बजाई मानो उसे अभी अभी कुछ एहसास हुआ हो। ओह, मैं समझा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी स्वीकृति दर इतनी कम है। मोहन की निगाहें कतार में इंतजार कर रहे पेशेवरों पर घूम गईं और उनका तिरस्कार और भी गहरा होता चला गया। जो कोई भी उनके साथ इस तरह के अनिवार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, उसे बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि एस क्लास पेशेवर भी अपवाद नहीं है। उसने अपनी निगाहें हटाईं और चूहे पर फिर से केंद्रित करते हुए धीरे धीरे और सोच समझकर बोलना शुरू किया। द इटर्नल नाइट गिल्ड को केवल आज्ञाकारी कुत्ते चाहिए। हाँ, अब सब कुछ समझ में आ गया। वह विचित्र अनुबंध ही साक्षात्कार का मुख्य बिंदु था। जो लोग वहां से गुजरते हैं वे उनके सेवक बन जाते हैं। यदि यह विफल होता है तो इसे सीधे हटा दिया जाएगा। सरल, सीधा और कारगर। यही असली कारण है कि इटर्नल नाइट गिल्ड कम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हो पाया।
उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के प्रतिभाशाली हैं या आप में कितनी क्षमता है। वे केवल पूर्ण निष्ठा और पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। ये बात समझ आने पर मोहन मुस्कुरा उठा। यह इटर्नल नाइट गिल्ड वाकई दिलचस्प है। चूहे ने कुछ भावहीनता से अपनी ओर इशारा किया। चूंकि ऐसा ही है, तो फिर मुझे क्यों स्वीकार किया गया? मोहन ने दूसरी तरफ आंखें घुमाई और ठंडे लहजे में कहा। बेवकूफ, और क्या हो सकता है? संभवतः आप पहले ही इसके संपर्क में आ चुके हैं। चूहे ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। क्या हम खतरे में थे? वह कैसे संभव है? उसे अब भी इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था। मैंने बिल्कुल सामान्य तरीके से व्यवहार किया, बिना किसी कमी के, तो दूसरे व्यक्ति को कैसे पता चला? अरे, क्या तुम सच में आश्वस्त हो? चूहे ने अपनी आवाज धीमी करते हुए जवाब के लिए अपने बगल में बैठे मोहन को दबाया। मोहन ने अपनी बाहें मोड़ ली। वह इतना आलसी था कि अपनी पलकें भी नहीं उठा पा रहा था।